चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड। ये समय सोने का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? ऋषिक गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास बेसिक्स में क्या पढ़ रहे थे? दो चीज पढ़ा था, कैपिटल और इनकम। कैपिटल में डिस्कशन हमने किया था दो पार्ट में। मैंने बोला कैपिटल को दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस प्लस अमाउंट अर्नड बाय द बिजनेस विच आर स्टिल अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट्स कमाया बट अभी तक बांटा नहीं गया, वो भी ओनर का पैसा है, वो भी ओनर के कैपिटल का पार्ट है, वो भी ओनर की इक्विटी का पार्ट है। दूसरा हमने बोला कैपिटल इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट। क्या वर्ड बोला? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर बिजनेस के टोटल एसेट से आउटसाइड लायबिलिटी आप माइनस कर दो तो जो बचा एसेट्स का वो किसका है? ओनर का है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। मैंने कैपिटल के कई नाम बोले थे, इक्विटी, ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, नेट एसेट, नेट वर्थ, ये सब हमने नाम सीखे थे। ये डिस्कशन के बाद मैंने बोला कैपिटल और लायबिलिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस है, लायबिलिटी में देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे बट कैपिटल में देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे। रहे तो दे दीजिएगा, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल की अकाउंटिंग एकदम सिमिलर टू लायबिलिटी। कैपिटल बढ़ेगा किसी ट्रांजैक्शन से तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अगर कम होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। जब कोई पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, एसेट इंट्रोड्यूस करेगा, प्रॉफिट कमाया जाएगा जो ओनर को मिलने वाला है, हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे। जब ओनर विड्रॉ करेगा, कैपिटल ड्रॉइंग्स करेगा, कोई लॉस का शेयर है उसका, वो सब जो भी चीजें होंगी हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये सारा हमने बात सीख लिया था। एसेट लायबिलिटी कैपिटल कंप्लीट करने के बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की। हमने बोला एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो क्या हम इससे ये इक्वेशन बना सकते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने इक्वेशन बनाई थी और इसके बेसिस पे याद करना, एक एग्जाम क्वेश्चन हमने किया था जो एग्जाम में आया था 5 मार्क का क्वेश्चन, जहां पे आपको ट्रांजैक्शन दिए गए थे और बोला एसेट लायबिलिटी और कैपिटल पर इनका इफेक्ट बताना है। कर लिया था हमने। इसके बाद हम गए इनकम में। इनकम में हमने बोला इनकम रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस, बट वो इनफ्लो से कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर किसी इनफ्लो से ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है तो वो इनफ्लो रिजल्ट करता है इन अ लायबिलिटी। ऐसा इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जिससे बिजनेस में कोई एसेट बढ़े या कोई लायबिलिटी गिरे, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट है कि आपका कैपिटल बढ़ेगा, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके अगर कैपिटल बढ़ता है तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एन इनकम। उसको छोड़ के अगर कोई इनफ्लो हुआ जो आपके कैपिटल को इंक्रीज करता है, उनको हम लोग इनकम्स बोलते हैं। इनकम्स वो इनफ्लोज है जिसमें हमारा राइट है, जिसमें हमको किसी को कुछ देने का दरकार नहीं है, जो हम अपने पास रख सकते हैं। अगर कोई पैसा आपको किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे मिलता है, थर्ड पार्टी जो आपको उसको देना है, वो हम लोग इनकम नहीं मानते। जैसे हमारे बचपन के एग्जाम्पल से हमने सीखा था जीएसटी। अगर आप सेल करते समय जीएसटी कलेक्ट करते हो कस्टमर से, ये जीएसटी का अमाउंट आपके लिए इनकम नहीं है, ये आपके लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपको गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। 100 का माल 118 रुपया जीएसटी जोड़ के हमने अगर बेचा है तो हमारी इनकम है 100 रुपए जो हम अपने पास रख सकते हैं, और 18 रुपया जो गवर्नमेंट को देना है वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, उसको हम लोग इनकम नहीं बोलेंगे। इनकम का अकाउंटिंग रूल था, जब भी इनकम आपका अर्न हुआ, आपने इनकम रिकॉर्ड करना है, आप इनकम को क्रेडिट करोगे। अगर कोई कारण से इनकम को कम करना है तो आप उसको डेबिट करोगे। इनकम कई डिफरेंट नामों से जानी जाती है। जैसे एक होता है रेवेन्यू। क्या होता है? रेवेन्यू, जिसको आप सेल्स भी बोलते हो। बिजनेस के कोर ऑपरेशंस, मेन एक्टिविटी से आने वाले इनफ्लोस को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यूज। एक होता है इनडायरेक्ट इनकम, मेन ऑपरेशन से आने वाले रेवेन्यूज नहीं है, बट बिजनेस के एसेट को यूज करके अगर हमने कोई और बेनिफिट जनरेट किए हैं, लाइक इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये सारी चीजें होती है हमारे लिए कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट इनकम।
इसके बाद हमने थर्ड वर्ड देखा था गेन्स। गेन्स होते हैं नेट रिजल्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई एसेट को बेचा है एट अ प्राइस हायर देन द बुक वैल्यू, या कोई लाइबिलिटी को आपने चुकाया है एट अ प्राइस लोअर देन द बुक वैल्यू, देन इन दैट केस जो एक्स्ट्रा आपका डिफरेंस बचा, जो प्रॉफिट हुआ आपको, इसको हम लोग बोलते हैं गेन्स। रेवेन्यूज वगैरह ऑलवेज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन में होते हैं, बट गेन्स मे और मे नॉट बी इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन। हमने पढ़ा था कुछ गेन्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन में हो रहे हैं, बट कुछ गेन्स ऐसे होते हैं जो अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन में हो रहे हैं। आजा आजा आजा, जो अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में हो रहे हैं। रेवेन्यू हम हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, गेन्स हम हमेशा नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। 100 रुपए का फिक्स्ड एसेट 105 रुपए में बेचा, जब मैं गेन की बात करूंगा तो गेन कितना रिकॉर्ड करोगे? 5। 105 कभी भी गेन रिकॉर्ड नहीं करोगे। वहीं अगर हमने 100 रुपए का गुड्स 105 में बेचा तो रेवेन्यू हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 105 माइनस 100 रुपए का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाएंगे, तब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा कितना? 5 रुपया। तो रेवेन्यू इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट अ ग्रॉस अमाउंट, वेयर एज गेन्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट अ नेट अमाउंट। इतना बात कर चुके थे, इनकम हमने यहां कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग चलेंगे हमारे लास्ट एलिमेंट पर। बोलिएगा, एक चीज और बोली थी, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इनकम जब भी हम लोग बुक्स में लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, हम यूज करेंगे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस बोलता है इनकम को रिकॉग्नाइज करना है एज एंड व्हेन इट इज अर्न्ड। पैसा मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपने गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, जब आपके पास राइट आ गया कि आपको सामने वाले से पैसे मिलेंगे, आप अपनी इनकम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसीलिए हम लोग क्रेडिट सेल्स को भी अपने बुक्स में वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं जैसे हम कैश सेल को रिकॉर्ड करते हैं। कैश सेल भी इनकम है और क्रेडिट सेल भी इनकम है। एक चीज बोला था, जब भी अक्रूवल बेसिस यूज करोगे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट अक्रूवल के साथ हमेशा थोड़ा सा प्रूडेंस रखना। अगर तुमको सेल करते समय ये लग रहा है कि भैया हो सकता है फ्यूचर में पैसा ना आए, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है कलेक्शन के ऊपर, देन इन दैट केस एक बार रेवेन्यू रिकॉग्निशन को रोक दो जब तक सर्टेनिटी ना आ जाए कि ये पैसा हमको फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड होगा, मैं ये बोल रहा हूं जब सर्टेनिटी आ जाए, मिल जाएगा, तब भी तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अक्रूवल यूज करते समय हमेशा प्रूडेंट रहकर काम करना है। अगर अक्रूवल के साथ प्रूडेंस यूज नहीं करेंगे तो बहुत बार गलत रिजल्ट्स दिखेंगे जो शायद फ्यूचर में आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना चले। मैंने एग्जाम्पल दिया था, अविनाश संचेती ने एडवांस अकाउंट्स का कोर्स लॉन्च किया और बोला जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, फीस जब इच्छा तब दे देना। तो सर भीड़ बहुत हो जाएगी। अगर आप रेवेन्यू बोलोगे तो रेवेन्यू आप बहुत बड़ा लिख सकते हो, बट उसके पैसे आएंगे या नहीं आएंगे उस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपने बोला जब देना है दे देना। तो हो सकता है बच्चा 2 महीना पढ़ा चला गया, 3 महीना पढ़ा चला गया, तो जो आप सोच रहे हैं रेवेन्यू आपको मिलना चाहिए वो शायद मिले ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के समय ध्यान देना है, आप आंख बंद करके रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमेशा अक्रूवल के साथ हम क्या यूज करेंगे? प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म यूज करेंगे, उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। बात किए थे। अब लास्ट एलिमेंट आ गया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में बोलूं इनकम का उल्टा। क्या? इनकम का उल्टा। इनकम में क्या बोल रहे थे? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। एक्सपेंसेस में क्या बोलेंगे? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द बिजनेस। वहां बोल रहे थे दैट इंक्रीजेस एसेट, यहां बोलेंगे दैट डिक्रीजेस एसेट। वहां बोल रहे हैं दैट डिक्रीजेस लायबिलिटी, यहां बोलेंगे दैट इंक्रीजेस लायबिलिटी। जिसका अल्टीमेट इफेक्ट यह है कि आपका कैपिटल डिक्रीज होगा अदर देन बाय वे ऑफ ड्रॉइंग्स। अगर आप ड्राइंग्स करके अपना कैपिटल लेके जा रहे हो, कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। उसको छोड़ के अगर कोई आउटफ्लो हो रहा है जिससे आपका कैपिटल रिड्यूस होगा, उसको हम लोग अपने बिजनेस में क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। एक्सपेंस एकदम इनकम का रिवर्स, जो आपने इनकम में सीखा उसका ही एक्सपेंस रिवर्स हो गया। एक्सपेंस को जब भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कौन सा बेसिस फॉलो करेंगे? अक्रूवल बेसिस। एक्सपेंस अक्रू होता है व्हेन दी गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड। आपने अगर सामने वाले से गुड्स ले लिया, सामने वाले से सर्विसेज ले ली है, तो आपको खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर सर्विसेज ले लिए, खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पेमेंट चाहे 2 महीने बाद भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खर्चा आपको इमीडिएटली दिखाना पड़ेगा। एक्सपेंस का अकाउंटिंग रूल है, सुनना, अगर एक्सपेंस हुआ है बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करना है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर एक्सपेंस को कम करना है तो एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जैसे हमने सीखा इनकम, वैसा ही उल्टा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस के अंदर भी
आप जब डिवीजन करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं सर? सेल्स के अगेंस्ट जो आप गुड्स बना रहे हो, जिनको गुड्स बेच रहे हो या गुड्स परचेज कर रहे हो, उन गुड्स के कॉस्ट से रिलेटेड जो खर्चा है, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, दे आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो आपको उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में या उस गुड्स को परचेज करने में खर्चे लग रहे हैं, वो सारे के सारे आपके लिए कौन से एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मेरा सुनना, रेवेन्यू में आएगा सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैं एग्जांपल दे सकता हूं, इन्वेंट्री को बनाने के कॉस्ट, प्रोडक्शन के खर्चे, जितने भी इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के खर्चे सारे आ जाएंगे। उसको छोड़ के अगर कोई कैरेज इनवर्ट जैसा खर्चा है, कैरेज इनवर्ट सुना है? कैरेज इनवर्ट जैसा खर्चा, फ्रेट इनवर्ट जैसा खर्चा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई रॉयल्टी वगैरह का खर्चा है, कोई स्पेशल डिजाइन वगैरह का खर्चा रिलेटेड टू दी गुड्स, ये सारे के सारे खर्चे मेरे लिए क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स, जो आप क्या करोगे? सेल करोगे। इनको छोड़ के बाद बाकी धंधा चलाने के लिए और जितने दूसरे खर्चे लगेंगे, जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ऑफिस का रेंट, ऑफिस में स्टाफ की सैलरी हो गई, ऑफिस में जितने लोग हैं उनका सैलरी का जो भी बोनस वगैरह कंपोनेंट हो गया, स्टाफ वेलफेयर का खर्चा हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ऑडिट से रिलेटेड खर्चा हो गया, लॉयर की फीस, लीगल चार्जेस जो हमारे धंधे में लगते हैं, वो सारे के सारे खर्चे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा, अगर कोई बैड डेट वगैरह जैसा नुकसान होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह से रिलेटेड खर्चा, अगर मैं बात करूं तुम्हारा एडवर्टीजमेंट जैसे खर्चे, ये सारे के सारे, बिजनेस को फाइनेंस करने का जो इंटरेस्ट का खर्चा लगता है, ये सारा का सारा खर्चा क्या माना जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो गुड्स को प्रोड्यूस करना, परचेज करने से रिलेटेड जितना सारा खर्चा है, वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उनको छोड़ के धंधे चलाने के बाद बाकी जितने खर्चे हैं वो क्या हो गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लॉसेस क्या हो गए? अगर कोई एसेट से जितना उसका वैल्यू है उससे कम रियलाइजेशन हुआ, या कोई लायबिलिटी को मुझे ज्यादा चुकाना पड़ गया, तो ये जो डिफरेंस है वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? लॉस। एक्सपेंसेस हम हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, लॉसेस हमेशा नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होते हैं। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो जनरली हम करते हैं ताकि हमको बिजनेस में बेनिफिट मिल सके, बट लॉसेस जनरली बिजनेस में आपको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस हम ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, लॉसेस हम नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस बिजनेस को ऑर्डिनरी कोर्स में चलाने के लिए लगते हैं, लॉसेस मे और मे नॉट बी इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब एक्सपेंस में मेरे को अलग से कुछ पढ़ाना नहीं है, जो आपने इनकम में सीखा है ना, एकदम वैसा ही पांव पांव पे आपका एक्सपेंस भी चलेगा। एकदम सिमिलर चीज है एक्सपेंस, और वही हम लोगों को करना है। अकाउंटिंग रूल बता दे एक बार, एक्सपेंस अगर आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो आप एक्सपेंस अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। और अगर कोई एक्सपेंस को कम करना है, आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डन, लिखो। एक्सपेंस रेफर्स टू outflow of resources. Expense refers to outflow of resources from the business which results in बोलना, decrease in assets or increase in liabilities, which ultimately results in decrease in capital otherwise than by way of drawings. ड्राइंग्स कभी भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, ड्राइंग्स कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। इनकम में लिखे थे अदरवाइज देन बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन, यहां लिखे अदरवाइज देन बाय वे ऑफ ड्राइंग्स। एग्जाम्पल लिख रहा हूं एक्सपेंसेस के, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिससे आप डे टू डे डील करेंगे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस,
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये सारे हमारे एक्सपेंस है। अगर मैं एक्सपेंस को क्लासिफाई करना चाहूं, क्लासिफिकेशन बोलिए, 3 पार्ट में कर दूं। एक हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक हो गया लॉसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, जो डायरेक्टली आपको गुड्स सर्विसेज बनाने के लिए जो खर्चे लग रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए ऑल अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रन द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए और जितने भी खर्चे लगे। प्रोडक्शन और परचेजेस को छोड़ के। और लॉसेस हो गए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, और इंक्रीज इन लायबिलिटी without any corresponding benefit, without any corresponding benefit। एक्सपेंस हम जब भी करते हैं हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है, बोलो क्या, इससे हमें बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने एक एडवर्टीजमेंट रन किया, क्या एक्सपेक्टेशन के साथ, लोग देखेंगे क्लासेस परचेज करेंगे। हम ये जगह रेंट पे ले रखे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन के साथ, बच्चों को बैठाएंगे पैसा कमाएंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा पेमेंट कर रहे हैं, किस एक्सपेक्टेशन के साथ, क्लास चलाएंगे पैसा कमाएंगे। जब भी हम एक्सपेंस करते हैं तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट कि इससे कुछ हम लोगों को फायदा होगा। बट लॉसेस के केस में आपके एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, बट आपको उससे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूं, एग्जाम्पल लिखो, बचपन में तुम लोग सब जानते हो। एग्जाम्पल परचेजेस का खर्चा, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज कमीशन, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल दो, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, और बोल इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, एक्सेट्रा। एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं आप। कोई लॉस का एग्जाम्पल दो, बैड डेट्स, बैड डेट्स बोल सकता हूं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, एक्सेट्रा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड खर्चा। हम जो गुड्स लेके आ रहे हैं दूसरे स्टेट वगैरह से, तो वो एंट्री टैक्स लगता है, विच इज अ पार्ट ऑफ ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय वगैरह ना फ्रेट का ही पार्ट है। किसका पार्ट? फ्रेट, जो आप माल मंगवाने का खर्चा है उसी का पार्ट हो जाता है। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट भी आपका लॉस ही है, दैट इज इन द नेचर ऑफ लॉस, अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट, तो वो भी आपका लॉस के अंदर ही आएगा। एक्सपेंस क्लियर है किसको बोलते हैं? एक्सपेंस और लॉस में फर्क क्लियर है। तुम एक बात बताना, डिस्काउंट अलाउड इज अ एक्सपेंस या लॉस? एक्सपेंस। कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट है बे, हम क्यों डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसको? जल्दी पैसा देता है, जिससे हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट। हम जानबूझ के अलाउ करते हैं, हम सोच के अलाउ करते हैं। पैसा टाइम से पहले आएगा तो धंधे में यूज करेंगे उसको, इंटरेस्ट का खर्चा वर्चा कम हो जाएगा, लोन कम उठाना पड़ेगा। वहीं बैड डेट लॉस है, सर यहां पे हम बोले नहीं थे पैसा नहीं देना, वो बोल रहे नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, और इससे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट, आगे हम उस आदमी को माल ही नहीं बेचेंगे सर, अब उसके साथ धंधा ही नहीं करेंगे, वो कस्टमर लिस्ट से ही बाहर हो गया सर, उसके साथ काम नहीं करना है हमको। तो बैड डेट इज अ लॉस, वेयर एज डिस्काउंट अलाउड इज अ
एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड हम खुद डिसीजन लेते हैं हमको देना है, क्यों देना है, ताकि हम डेटर्स को बेटर मैनेज कर सके, डेटर्स का एडमिनिस्ट्रेशन कर सके अच्छे से, इसीलिए हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज एन एक्सपेंस वेयर एज बैड डेट इज अ लॉस। बेसिक समझ में आता है? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट। जो एसेट का वैल्यू गिर रहा है वो एसेट आप कहीं यूज कर रहे हो धंधे में जिससे आपको बेनिफिट जनरेट हो रहा है। मान लो मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो मशीन डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है? आप उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, उससे क्या बना रहे हो? गुड्स बना रहे हो, जिससे आपको बिजनेस में कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट तो हो रहा है ना। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इट इज नॉट अ लॉस। तो अगर कोई बोले डेप्रिसिएशन खर्चा है या लॉस है, आंसर इज एक्सपेंस है। अकाउंटिंग दोनों ही केस में सेम होगा, एक्सपेंस भी डेबिट होता है, लॉस भी डेबिट होता है। बट नॉलेज वाइज कोई पूछे तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट टू द एंटिटी। तो बैड डेट इज अ लॉस, डिस्काउंट अलाउड इज अ एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस। दे आर नॉट लॉसेस, दे आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द बिजनेस। उससे हम लोगों को बिजनेस में क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्लियर? 6 बात डन। ये हो गया मेरा एक्सपेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। नीचे लिखे अकाउंटिंग रूल। पहला, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन कौन सा बेसिस? अक्रूवल बेसिस। बताना, एक्सपेंस अक्रूज व्हेन? बोलो। गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड। नॉर्मली जैसे ही गुड सर्विस आप रिसीव कर लेते हो एक्सपेंस अक्रू हो जाता है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आपको सामने वाले को पैसा चुकाना पड़ेगा। भला ही चुकाइए आप 6 महीने बाद, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑब्लिगेशन आ गया, खर्चा लिखना पड़ेगा। नंबर बी, इंक्रीज इन एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस को आपको रिकॉग्नाइज करना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है, आप उसको क्या करोगे? डेबिट। एक्सपेंस को अगर आपको कोई कारण से कम करना है तो क्या करोगे? क्रेडिट। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इनकम और एक्सपेंस एकदम एक दूसरे का ऑपोजिट है? इससे करने से आपको ना याद कम रखना पड़ेगा, एक पता है तो दूसरा बस ऑपोजिट कर दीजिए, वो एक्सपेंस आ जाएगा। क्लियर? बेसिक आइडिया रहेगी हम लोगों को। वेरी गुड। एक बार एक एक्सपेंस का अकाउंट बना के देख लेते हैं हम लोगों को चीजें पता है कि नहीं। अक्रूवल बेसिस के कारण पता है, आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कभी और करोगे और उसका पेमेंट कभी और हो सकता है, जिसके कारण ना आपके बिजनेस में 2 टाइप की चीजें आ सकती है। एक हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं? पैसा देना बाकी है, मतलब एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, आपने सर्विस ले लिया है, बस आपको पैसा अभी तक आपने दिया नहीं। सुनना, सर्विस ले लिया तो खर्चा तो लिखना पड़ेगा, पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक खर्चा है और एक लायबिलिटी मेरे ऊपर क्रिएट किया। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, पैसा एडवांस में दे दिया, अभी तक सर्विस लिया नहीं। अगर एडवांस में किसी को पैसा दिया तो वो हमारे लिए एसेट है, जैसे जैसे मेरे को सर्विस मिलते जाएगा मैं ये प्रीपेड को खत्म करते चला जाऊंगा। तो 2 टाइप की आपको चीजें देखने मिल सकती है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक प्रीपेड। ये सब क्यों आता है बताओ? बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अगर आप कैश बेसिस फॉलो करते तो ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का कोई चक्कर, ये चक्कर ही आता है बिकॉज हम लोग अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। इनकम में भी हम लोग 2 वर्ड सीखे थे, एक सीखे थे अक्रूड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक सीखे थे प्री रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, पेड इन एडवांस इज अ एसेट। ये बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं। चलिए एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। वो बचपन का वो क्वेश्चन याद है क्या, फाउंडेशन का सैलरी वाला? याद है वो सैलरी वाला क्वेश्चन? नहीं याद है तो चल मैं एग्जांपल वही देता हूं, लेट्स सी तुम कर पाते हो कि नहीं। आओ एग्जांपल, केपी लिमिटेड। केपी लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है रेडीमेड गारमेंट्स की, नाम है खोलो पहनो लिमिटेड। ये हमारी कंपनी है खोलो पहनो लिमिटेड। इसका ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही फेमस है एक, अरे है ना बहुत ही फेमस। चलो, केपी लिमिटेड हैज 8 एम्प्लॉइज। 8 एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज है? 8 एम्प्लॉइज। ईच
हैविंग, फुल स्टॉप के बाद लिखता हूं, ईच हैविंग अ मंथली सैलरी ऑफ ₹30,000 per month, which increased to 35,000 per month from 1st जुलाई। क्या ऐसा हो सकता है धंधे में? बिल्कुल हो सकता है सर, इंक्रीमेंट समय समय पर देना पड़ता है। फ्रॉम 1st जुलाई, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1st October इट हायर्ड मतलब नया नया रिक्रूट किया, नया एम्प्लॉइज लाया, 2 ट्रेनीज ईच with a salary of ₹25,000 per month, 25,000 per month, full stop. Salary is paid to employees, याद करो, 1 month in arrears। 1 month in arrear का मतलब क्या होता है रे? 1 महीना बाद। यानी आपने अप्रैल में काम किया, सैलरी मई में मिलेगा, मई में काम किया, सैलरी जून में मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं ईयर एंड पे जब जाके देखोगे तो जो मार्च वाला सैलरी होगा, मार्च वाला वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि वो काम तो कर देगा बट आप उसको सैलरी कब दोगे? अप्रैल में दोगे। तो मार्च महीने का यानी 1 महीने का सैलरी क्या रहेगा? हर साल आउटस्टैंडिंग, हर साल रहेगा ये, फुल स्टॉप। अकाउंटिंग ईयर लिखिए, अकाउंटिंग ईयर 2024-25। बोलो ऐसे अकाउंटिंग ईयर जब लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर है। हो सकता है ऐसा, फुल स्टॉप। आपको क्या करना है, सुनना, कैलकुलेट सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल का सैलरी का खर्चा। नंबर बी, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना इस साल पेमेंट हुआ होगा। जब मैं एक्सपेंस बोलता हूं तो कौन सा बेसिस यूज करना है? अक्रूवल। जब मैं पेड बोलता हूं तो कौन सा बेसिस यूज करना है? कैश। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना सैलरी आउटस्टैंडिंग है। एंड बाद में जब सब हो जाएगा देन वी विल प्रिपेयर, बोलो क्या? सैलरी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। एकदम फाउंडेशन में एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए थे फाइनल अकाउंट्स में, आराम से बिना हड़बड़ाए आप सिर्फ 3 कैलकुलेशन पर फोकस करो, अपना बेसिक माइंड अप्लाई करो और मुझे 2024-25 वाले साल के लिए ये 3 कैलकुलेशंस करके दीजिए। मेरे को लगता है आप लोग कर पाएंगे। 1 अक्टूबर दिया है, देख, एक डेट दिया है, वो हमको पता नहीं, आपको करना है। डोंट से एनीथिंग, खुद से करना है, खुद से ट्राई करो। मैं 5 मिनट बाद बात करूंगा। ये सब कॉन्सेप्ट इंटर लेवल पर इतने स्मूथ होने चाहिए कि बड़े चैप्टर्स में मेरे को आपको बताना ना पड़े, आप खुद बताएं सर इसका ये कर लो, तभी हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे और नया चीज सीख पाएंगे। अगर फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स हमारे वीक रहेंगे ना तो इंटर में नया सीखते समय बहुत रेजिस्टेंस रहेगा कि साला पहले वाला ही नहीं समझा, आप क्या समझिए। थोड़ा सा हमारे मन में क्लैरिटी रहनी चाहिए, इसीलिए एग्जाम्पल्स अच्छे से करो। नहीं नहीं, दे दिया किसी को, लाया था, दे दिया था, मिला नहीं, नहीं मिल गया था। चलो यहां नहीं कटा कम से कम। ऑनलाइन मेरे को आपसे भी आंसर चाहिए।
हाँ, जो फाउंडेशन में मेरे से नहीं पढ़े सुन लो, हम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, तुम जानते नहीं हो मेरे को। हाँ, नहीं पढ़ाई करेंगे ना एकदम। इसीलिए जो फाउंडेशन में पढ़े वो डरते हैं मेरे से। मेरे को क्लास में कोई भी गंदी मछली नहीं चाहिए। ईशा का आंसर आया 35,40,000 सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर। मैं लिखता हूं सिर्फ जो आंसर आया बच्चे का, 35,40,000। वेरी गुड ईशा। बताइए सैलरी पेड कितना आया? 34,50,50। सिर्फ ये तो। नेक्स्ट। किसी का और भी कुछ आए तो बोल देना कि सर नहीं मेरा 31 लाख समथिंग आ रहा है, वो आ सकता है। आउटस्टैंडिंग 3,30,000। ये इतने आंसर आपके आने चाहिए। इसके बाद अकाउंट हम लोग अलग से सीख लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। आप तभी गलती करते हैं जब आपको बेसिक्स बहुत वीक हो आपके। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से बेसिस पे कैलकुलेट होता है? अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? करेंट ईयर में जितनी आपको सर्विसेज मिली है उतना खर्चा आपको दिखाना पड़ेगा। मेरे को बताओ करेंट ईयर में क्या मेरे एम्प्लॉइज ने 12 महीना काम किया होगा, तो मुझे 12 महीने की सैलरी का खर्चा दिखाना पड़ेगा। अगर मैं खर्चा दिखाऊं, सुनना, पॉइंट नंबर ए, सैलरी एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। पहले 8 एम्प्लॉइज के बारे में सोचते हैं हम लोग। 8 एम्प्लॉइज के बारे में बताना, 8 एम्प्लॉइज का सैलरी इस साल 12 महीने कैसा था? क्या क्या था? पहला 3 महीना 30,000 करके था, 30,000 इंटू 3 महीना करके उनका सैलरी था। और लास्ट 9 महीना बोलो 35,000 करके सैलरी था, हाँ या ना? तो अगर कोई 12 महीने काम करेगा तो क्या मुझे उसे इतना सैलरी देना पड़ेगा? ये एक एम्प्लॉय का है। तो बता, अगर मेरे को 8 एम्प्लॉइज का कैलकुलेट करना है तो क्या मैं कर सकता हूं? 30,000 इंटू 3 M+, 35,000 इंटू 9 M+, MRC इंटू 8। मैं ये जो वर्ड्स बोल रहा हूं M+, MRC, ये सब जानते हैं आप लोग, बचपन में सिखाया हुआ है सब कुछ। अगर आपको ये प्लस करना है अलग अलग, तो आप अलग अलग लिख के प्लस करने की जगह कैलकुलेटर की मेमोरी में भी डाल के प्लस कर सकते हैं। तो पहले आपने 30,000 इंटू 3 किया, M+ में डाल दिया, मतलब ये मेमोरी में ऐड हो जाएगा। 35,000 इंटू 9 किया, M+ में डाल दिया। फिर MRC किया तो मेमोरी रिकॉल हो गया कितना वैल्यू है, इंटू 8 कर दिया, टोटल आंसर आ गया। इंटर लेवल पे ये सब चीजें हमें यूज करनी है ताकि हम फास्टर काम कर सके। 8 एम्प्लॉइज के बाद 2 ट्रेनीज, बोलना। 1 अक्टूबर को हायर किया तो क्या उनको पूरा साल का सैलरी देना पड़ेगा? नहीं सर, जितना काम किया उतना सैलरी देंगे। कितना काम किया? 6 महीना, 25,000 इंटू 6 महीना इंटू 2 ट्रेनीज, बोलना 3 लाख। तो टोटल अगर इंप्लॉई मेरे इस साल काम किए हैं तो मुझे उन्हें सैलरी देना कितना पड़ेगा? 35,40,000। पहले बोलो ये बात समझ में आती है क्या? तो एक्सपेंस का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर जो उन्होंने मेरे लिए काम किया है उसके लिए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, कितना करना पड़ेगा, मेरा कितना ऑब्लिगेशन है, दैट इज माई एक्सपेंस। क्लियर है? पक्का? डन। नंबर बी, सैलरी पेड निकालना है। सोचना, क्या ये 35-40 हमने एज इट इज पेमेंट कर दिया इस साल?
नहीं सर, हमारा टोटल सैलरी का खर्चा था, टोटल सैलरी एक्सपेंस। अब यहां ध्यान से सुनना, 3540, क्या इसमें कुछ बाकी है पेमेंट करना? सर 1 महीने का बाकी रहेगा, 1 महीने का, तो लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी एट ईयर एंड, ये पे नहीं हुआ, नहीं हुआ पे। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सुनना, 35,000 इंटू 8 एम्प्लॉय और 25,000 इंटू 2 ट्रेनी, ये सैलरी अभी भी पे करना बाकी है इस साल का, ये अभी तक पे नहीं हुआ। तो 35,000 इंटू 8 एम प्लस 25,000 इंटू 2 एम प्लस MRC 3,30,000, ये मेरे ना लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल का, ये उसका आंसर आ गया। तो ये मेरा आंसर नंबर सी हो गया। अब मैं वापस नहीं निकालूंगा, हो गया ये आंसर। ये मेरे को सैलरी इस साल मैंने पे किया। क्या कुछ और भी पेमेंट किया मैंने? क्या सर, लास्ट ईयर का मार्च का सैलरी बाकी होगा, जो कब पेमेंट होगा? इस साल के अप्रैल में, तो ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग। ये सैलरी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, जिसका पेमेंट हमने इस साल चुकाया है। तो जब पेमेंट की बात करेंगे तो ये भी आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं लास्ट ईयर, बोल कितना बाकी था? सर 30,000 करके 8 एम्प्लॉइज का 2,40,000, तो मेरा आंसर आ गया 33,50,000। 3450 क्या, सॉरी 34,50,000, ये सैलरी पेड 3450। क्लियर है क्या? मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता था, देख एक बार, 8 एम्प्लॉइज के बारे में सोच। उनको सबसे पहले इस साल मार्च का सैलरी मिला होगा 30,000 रुपया मार्च का, फिर अप्रैल मई जून ये का इसका भी सैलरी मिल गया होगा 30,000 3 महीने का, और 35,000 करके 9 महीने का था, बट उसमें से 1 महीना बाकी रह जाएगा। 35,000 इंटू 8, देख तो टोटल 12 महीने का पेमेंट दिख रहा है। लास्ट ईयर का 1 महीना, करेंट ईयर का पहला 3 महीना 30,000 करके, और लास्ट 8 महीना 35,000 करके। सर 9 महीना क्यों नहीं? 1 महीना अभी भी बाकी है। और ट्रेनीज का अगर निकालू ना, 2 ट्रेनी का 25,000 इंटू 5 महीना इंटू 2 ट्रेनी। 5 महीना क्यों? सर 1 महीने का बाकी रहेगा, वो नेक्स्ट ईयर पे होगा। सर हम लोग एरियर में पेमेंट करते हैं। एक बार इन दोनों को ऐड करके देख कितना आ रहा है। 30,000 इंटू 4 कर दिया, 35,000 इंटू 8 MRC इंटू 8, ये आ गया 32 लाख, और ये आ गया 2,50,000। अगर टोटल करोगे तो पता है जादू हो जाएगा, 34,50,000। जैसे भी सोचिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से सोच सकते हैं। बच्चा क्या है पता है, पहला वाला तरीके से जब सोचता है ना, तो ये भूल जाता है कि लास्ट ईयर का भी 1 महीने का सैलरी बाकी है, जो इस साल पेमेंट हुआ होगा। तो जब मैं पेमेंट कैलकुलेट करूंगा तो वो भी आना चाहिए। वो एक्सपेंस में नहीं आएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर का खर्चा है, बट वो पेमेंट के अंदर आना चाहिए। बोलो दोनों तरीका आपको समझ में आया क्या? और पॉइंट सी में कुछ नहीं लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का सीधा आंसर लिखूंगा 3,30,000, वो ऊपर निकाल दिया मैंने 330। क्या ये सैलरी का हिसाब समझ में आया सारे बच्चे को? कैसे सैलरी का हिसाब हुआ? तो ड्यू कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, और कितना अभी भी बाकी है। 3 चीज निकलवाया तुमसे, कितना पूरे साल का सैलरी ड्यू हुआ, तुमने कितना पेमेंट कर दिया, और कितना अभी भी पे करना बाकी है। सबको क्लियर है 100%? किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर क्लियर है तो देख, सैलरी अकाउंट बनाते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ सैलरी अकाउंट बनाए। तुम खुद बोलोगे, क्या कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है सैलरी से रिलेटेड? सर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इज अ डैश लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD। ये हो गया ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग। बोलूं 2,40,000। अगर ओपनिंग क्रेडिट में लिख रहे हो तो इसी का क्लोजिंग टू बैलेंस CD
क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग बोल कितना, 3,30,000 आ गया। इस साल सैलरी पे किया, सैलरी पे करने का एंट्री बोल, सैलरी टू कैश, सही से सोच, पे करने का एंट्री बोल पहले मन में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी में टू कैश कितना पे हुआ रे, तुमने ऊपर निकाला 34,50,000। तो अब जो सैलरी का बैलेंस बचा उसको कहां ले जाना है, पीएल में। ये मेरा इस साल का एक्सपेंस है, और पता है ये उतना ही आएगा जितना तुमने ऊपर निकाला था, 35,40,000। आप कैलकुलेट करो, ये वही आएगा जो आपने ऊपर निकाला, 3540। क्या ये लेजर अकाउंट हम लोग बना सकते हैं, बचपन में सीखे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस में बनाया था, एनटीओ चैप्टर, फाइनल अकाउंट चैप्टर, सिंगल एंट्री चैप्टर। जब भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह बहुत सारा होता था, मैं बोलता था लेजर बना के देख ले, सब समझ में आ जाएगा। मान लो अगर कोई प्रीपेड सैलरी होता, कैसे लिखते, प्रीपेड इज एन एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग वाला बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग वाला। क्लियर है क्या। बचपन में ये सब जितना टफ लगता था ना, अब ये उतना ही केक वॉक लगेगा जब तुम सीखना शुरू करोगे। जब तुम यूज करना शुरू, तुमको लगेगा ये क्या है, बट बचपन में इसी को लेके हम लोग बहुत डरते थे, और सर इतना सारा फिगर कैसे याद रहेगा। तो अब धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगा, तुम बोलोगे सर हम कर देंगे ये काम। क्या ये आप कर पाएंगे, पक्का। अब मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, आपको ट्राई करने का है, हाँ मजेदार एग्जाम्पल। केपी लिमिटेड uses a premises which it has taken on, बोलिए क्या बोलूंगा, रेंट, टेकन ऑन रेंट, टेकन ऑन लीज भी बोल सकता हूं ना, लीज रेंट एक ही चीज होता है, टेकन ऑन रेंट। अकाउंटिंग ईयर लिखो, अकाउंटिंग ईयर, अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, 2025। जब मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूं तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, कैलेंडर ईयर। कब से शुरू होगा, 1 जनवरी, खत्म कब करना है, 31 दिसंबर, ध्यान रहेगा, ठीक है। रेंट पर मंथ फॉर द प्रेमाइसेस इज ₹50,000 टिल 1 जुलाई, या 30 जून लिखता हूं, टिल 30 जून। देयर आफ्टर इट इंक्रीज्ड बाय 10%, ऐसा हो सकता है। देयर आफ्टर इट इंक्रीज्ड बाय 10%। रेंट इज पेड 1 मंथ इन एडवांस, बोलो बोलो, प्रीपेड, यानी जनवरी का रेंट, जनवरी में जगह अगर यूज करना है तो भाड़ा दिसंबर में देना पड़ेगा, फरवरी में नहीं रे, दिसंबर में देना पड़ेगा। फरवरी में जगह यूज करना है, जनवरी में भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब मेरा जो लैंडलॉर्ड है बोलता है आप पे भरोसा नहीं है, पैसा दीजिए नेक्स्ट महीना के लिए यूज कर लीजिए, पैसा दीजिए नेक्स्ट महीने के लिए यूज कर लीजिए, नहीं देंगे ताला लगा देंगे। मतलब अगर जनवरी महीने की 31 तारीख तक मेरे पास पैसा नहीं आया फरवरी का, हम आपको जगह यूज करने नहीं देंगे। हो ही सकता है ऐसा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कई तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है हर महीने यूज करो 30 तारीख को भाड़ा दे देना, एक हो सकता है हर महीने यूज करो नेक्स्ट मंथ भाड़ा दे देना 7 तारीख तक, एक हो सकता है हर महीने यूज करना है तो पहले भाड़ा दे दो, कुछ भी तो हो ही सकता है। आप मेरे को बताओगे कैलकुलेट रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल का रेंट का खर्चा, ये कौन से बेसिस पे निकालना है, अक्रूवल, रेंट पेड फॉर द ईयर एंड प्रिपेयर रेंट अकाउंट। हड़बड़ाना मत, प्रिपेयर रेंट अकाउंट, गलती होगी हड़बड़ाना मत।
आपने वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला बात कर लिए थे 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन से कर लिए ना, मतलब अभी इंटर में कर लिए। तो जब अपने एसेट पढ़ रहे थे तब स्टॉक में पढ़ा होगा हमने, कि वो काम आएगा मेरे को ब्रांच चैप्टर में। सर आप बोलते हो काम आएगा ब्रांच चैप्टर में, आपको क्या पता हमको तब तक याद रहेगा कि नहीं। आप ब्रांच पढ़ाओगे ABCD X कभी पढ़ाओगे आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, आपको कैसे पता हमको याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास अभी करने को कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में और कुछ प्रोसेसिंग नहीं चल रहा है। क्या चीज की प्रोसेसिंग चल रही है? अकाउंट्स की। तो तुम अभी जो प्रोसेस कर पा रहे हो ना वो तुमको याद रहेगा। यही अगर अभी 6 सब्जेक्ट शुरू हो जाए और मैं तुमको बोलूं याद रखना है तुमको चीज, नॉट पॉसिबल। क्योंकि तुम जब एक चीज के बारे में सोचने बैठोगे तुम्हारा टेंशन रहेगा वो दूसरा चीज छूट रहा है। तो एक बार एक काम कर, चल उसका क्लास कर लेते, इसको बाद में देख लेंगे। स्टे अहेड का बस यही फायदा है। स्टे अहेड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अभी कुछ और सोचने को, तो जो बेसिक्स हमारे हैं ना वो हमारे इतने अच्छे हो सकते हैं कि क्योंकि हमको सोचने का और कुछ है नहीं तो हम इन्हीं पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर दिन में 4-4, 5-5, 3-3 क्लास हो जाए तो सोचने का समय ही नहीं है सर, जो क्लास चल रहा है बस क्लास ही कर रहे हैं। तो अभी जो भी पढ़ रहे हो तुमको 100% याद रहेगा। तुम देख लेना उस दिन जब जाओगे, तो जब ब्रांच शुरू करूंगा तुमको दिखाऊंगा, देख तुम खुद बोलेगा सर ये ऐसे कर लो, तो याद रहेगा, डोंट वरी। निकाल लिया एक्सपेंस लेना। मैं ये टाइमलाइन बनाता हूं थोड़ा चीज इजी करने के लिए तेरे लिए। हमारा ईयर कौन सा है रे? 2025। सुनना, मैं 12 महीने बना रहा हूं, देख तो टाइमलाइन में ये 08 पॉइंट हो गया। साल शुरू हुआ, पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और बोल दिसंबर। बोल ठीक है, पक्का? पहले ना मैं बात कर रहा हूं अक्रूवल की। अक्रूवल क्या होता है? जैसे जैसे आपको सर्विसेज मिल रहा है उसके लिए आपको कितना पेमेंट करना है। मैं जनवरी में जगह यूज किया जनवरी में जगह, इसके लिए मेरे को कितना रेंट पे करना है, कब करना है वो नहीं पूछ रहा हूं, कितना करना है, 50,000। फरवरी में जगह यूज किया 50, मार्च में यूज किया 50, अप्रैल 50, मई 50, जून 50। देना पड़ेगा हाँ या ना? अब बता जुलाई से रेंट क्या हो जाएगा? 55। क्या हर महीना यूज करूंगा तो भाड़ा देना पड़ेगा? दिया नहीं दिया वो मेरे प्रॉब्लम नहीं है, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, उसी को हम लोग अक्रूवल बोलते हैं। दो नहीं तो हमको मतलब नहीं है, तुमको ये यूज करने के लिए भाड़ा देना पड़ेगा। क्या इसकी टोटल लगा सकते हो? बोलो। 6,30,000, बस यही हो गया मेरा रेंट एक्सपेंस। इट इज दैट इजी यार। इसको अगर तुम अपने आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तो बात अलग है। मैं जगह यूज किया, मेरे को भाड़ा देना है, तो बताइए भैया सर 12 महीना यूज किया उसका कितना भाड़ा देना है, दैट इज एक्सपेंस। डन। अब मैं तेरे से पेमेंट्स के बारे में पूछ रहा हूं। पेमेंट्स, ध्यान से, पेमेंट्स। जनवरी का रेंट का पेमेंट करना होगा या ऑलरेडी हो चुका है? हो चुका है। ये जनवरी का रेंट का पेमेंट ऑलरेडी दिसंबर में हमने 50,000 एडवांस दे दिया होगा। खर्चे में तो आएगा क्योंकि यूज कर रहे हो जनवरी में, बट पेमेंट में नहीं आएगा क्योंकि उसका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तो दिसंबर में पेमेंट हो गया, तो मेरे को इस साल में कंसीडर करने का दरकार नहीं है। अब बता, क्या जनवरी में कोई रेंट पे होगा? कितना? फरवरी का 50 फॉर फरवरी, 50 ही था ना फरवरी का, 50 फॉर फरवरी। फरवरी में 50 फॉर मार्च, मार्च में 50 फॉर अप्रैल, अप्रैल में 50 फॉर मई, मई में 50 फॉर जून। अब ध्यान से, जून में 55 फॉर जुलाई, 55 फॉर जुलाई, जुलाई में 55 फॉर अगस्त, अगस्त में 55 फॉर सितंबर, सितंबर में 55 फॉर अक्टूबर, अक्टूबर में 55 फॉर नवंबर, नवंबर में 55 फॉर दिसंबर। दिसंबर का पे हो चुका। अब और कुछ होगा?
सर नेक्स्ट ईयर जनवरी का भी आप तो जगह भी यूज कर रहे हो, आप थोड़ी छोड़ दिए। मान ले मैं बोल देता दिसंबर में हमने जगह छोड़ दी, तो फिर दिसंबर में और कुछ देने का दरकार नहीं होता, बट मैंने ऐसा बोला नहीं, तो हम लोग क्या मान रहे हैं भैया, अभी चलेगा, धंधा चलेगा तो हम लोग को जगह भी चाहिएगा। 55 फॉर जैन 26, हाँ या ना? तो अब बता इस साल के अंदर टोटल पेमेंट तेरे को कितना दिखाई दे रहा है? मैं ऐसे बोलूं 50,000 इंटू 5, 6 था बट एक पेमेंट हो चुका था, तो 50 इंटू 5 प्लस 55 इंटू 7, 6 तो यूज किया इस साल का और एक नेक्स्ट ईयर का एडवांस, बता कितना? 6,35,000। टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अक्रूवल बोलता है पैसा एक बार साइड रखो, तुमने यूज किया जगह उसका कितना भाड़ा देना है वो बताओ। पेमेंट जब बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कितना पेमेंट किया वो बताओ, किस महीने का किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कैश और अक्रूवल में फर्क समझ में आ रहा है? कैश बोलता है पेमेंट किया इज इंपॉर्टेंट, अक्रूवल बोलता है पेमेंट हो ना हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पक्का? अगर मैं यहां पे रेंट अकाउंट बनाना चाहूं, आप लोग ऐसे लिख पा रहे हैं? डन। मैं वैसे ही लिख सकता था 50 इंटू 6 प्लस 55 इंटू 6, वही लिखा है, बस थोड़ा समझा के लिखा है। ठीक। रेंट अकाउंट सबसे पहले बता कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है क्या? सर प्रीपेड है। प्रीपेड बोलो, प्रीपेड इज एन एसेट टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग डेट का प्रीपेड बोलो, लास्ट ईयर में कोई प्रीपेड था क्या? सर 50,000 प्रीपेड था इस साल की जनवरी का। क्लोजिंग डेट का प्रीपेड बाई बैलेंस सीडी 55। ये प्रीपेड किसके लिए है? नेक्स्ट ईयर की जनवरी के लिए, नेक्स्ट ईयर की जनवरी के लिए। इस साल रेंट पे कितना किया? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 635। तो बताओ रेंट एक्सपेंस दैट शुड बी चार्ज्ड टू पीएल फॉर द ईयर 6,30,000। क्या सारे फिगर रिकंसाइल कर पा रहे हैं हम लोग? क्या सारे फिगर हम लोग रिकंसाइल कर पा रहे हैं? इंटर में डायरेक्टली ये सब क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, बट चैप्टर्स के अंदर इनका आपको इन्वॉल्वमेंट देखने मिलेगा। आपको बताया जाएगा ऐसा ऐसा हुआ है, आप बताइए क्या करना है, तो वो आपको चैप्टर्स के अंदर काम करना पड़ेगा इन सब चीजों पे। फाउंडेशन में इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन ही आ जाता था कि ये सीखा है, इस पर चलो बना के दिखाओ। इंटर लेवल पे इसके ऊपर नहीं आएगा, बट इनका इन्वॉल्वमेंट जरूर आएगा चैप्टर्स में। पक्का? सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, समझना, रियल लाइफ में काम आएगा। एग्जाम में आप जैसे करते थे आज तक वैसे ही कर सकते हो। पता है ये रेंट सैलरी का अकाउंटिंग हम लोग जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं ना, थोड़ा सा नॉर्मल से अलग करते हैं। जैसे नॉर्मली सैलरी का अकाउंटिंग तुम कैसे करते हो बताओ तो? पे किया तो सैलरी टू कैश, आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ईयर एंड पे पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं सुनना, मान ले मेरे यहां 10 इंप्लॉइज है। कितने इंप्लॉइज? 10। अगर मैं सीधा एंट्री करूंगा ना सैलरी टू कैश, पता ही नहीं चलेगा किसको किसको कितना कितना दिया और सही से दिया या नहीं दिया। हम लोग ऐसे एंट्री नहीं करते। हम लोग पता क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मान ले मेरे यहां 10 इंप्लॉई है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई 1 कितना, टू इंप्लॉई 2 कितना, टू इंप्लॉई 3 कितना, टू इंप्लॉई 4 कितना, टू इंप्लॉई 5 कितना, ऐसे करके 10 इंप्लॉई के नाम लिख के हम एंट्री करते हैं। क्यों? आगे जाकर कभी भी तुमको देखना हो कि इंप्लॉई 1 का पूरे साल भर में हर महीने का सैलरी कितना था और मैंने पेमेंट किया या नहीं किया, तुम इंप्लॉई 1 के लेजर में जाओ, सब दिख जाएगा। वही अगर सीधा सैलरी टू कैश कर देता और मेरे को यह देखना होता इंप्लॉई 1 का कितने महीने का सैलरी पे हो चुका है, वो दिखाई नहीं देता। हम लोग इसको बोलते हैं, तुम लोग बचपन में जानते थे, ड्यू करके पेमेंट करना। क्या करना? ड्यू करके पेमेंट करना। सीधा सैलरी टू कैश की जगह सैलरी अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई, और जब पेमेंट करेंगे इंप्लॉई अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तुम जब भी उस इंप्लॉई के लेजर में जाओगे ना टैली में, तुमको सब दिखाई देगा। अप्रैल महीने का सैलरी ड्यू इतना हुआ, पेमेंट इतना हो गया, बात खत्म। मई महीने का सैलरी इतना ड्यू हुआ, इतना पेमेंट हो गया, बात खत्म। मार्च महीने का सैलरी ड्यू हो गया बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो नीचे तुमको एक आउटस्टैंडिंग का बैलेंस दिखेगा, इतना रुपया अभी भी बाकी है।
रेंट में भी मान ले हमने 3 जगह रेंट पे ले रखी है, तो हम लोग एंट्री पता कैसे करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, पहले उसके अकाउंट पे लिखते हैं कि भैया इतना रुपया देना है, फिर पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ताकि हमको जाके दिखे कि ए का क्या हर महीने का रेंट का अकाउंटिंग हो चुका है और क्या हर महीने का रेंट का पेमेंट हो चुका है। सीधा रेंट टू कैश लिखोगे, उसमें ए बी सी तीनों है, तुमको पता ही नहीं चलेगा किसका किसका कितने महीने का रेंट ड्यू किया और पेमेंट किया। सर एग्जाम में भी हमको ऐसे करना है क्या? जरूरी नहीं है। एग्जाम में अगर मान ले बोला रेंट पेड, तो आप सीधा एंट्री कीजिएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये आगे रियल लाइफ में तुमको दिखेगा। तो वहां जाके मत बोलना अरे गलत कर रहे हो, सीधा रेंट टू कैश कर देते, इतना दिमाग क्यों लगा रहे, फिर वो दिखाएगा तुमको क्यों दिमाग लगा रहे। मान लो एक कंपनी में 10,000 इंप्लॉइज है, कोई भी इंप्लॉई आके अगर तुम ऐसे अकाउंटिंग करोगे रेंट टू कैश, कोई भी इंप्लॉई सैलरी टू कैश, कोई भी इंप्लॉई आके आपको क्या बोल रहा है? बोलेगा कि भैया मेरा अप्रैल का बाकी था, दे दीजिएगा सैलरी। अब तुम जाके खोजोगे कैसे उसका अप्रैल का दिया या नहीं दिया? सर बैंक स्टेटमेंट में चेक करेंगे उसके, अबे इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास यार। फिर तू बोलेगा बैंक स्टेटमेंट निकालो, चेक करो, वाउचर साइन करवाया था क्या चेक करो, इतना टाइम नहीं है। मैं लेजर खोलूं और मेरे को पता चल जाना चाहिए, देख उसको उसका ड्यू किया हुआ और पेमेंट किया हुआ। फिर वो बोले हमको प्रूफ चाहिए, तो मेरे को दिख गया 10 तारीख को पेमेंट किया, 10 तारीख को बैंक स्टेटमेंट, बोलूंगा चेक कर ले। अगर मैं वैसे नहीं करूंगा तो मेरे को खोजना बहुत सारा चीज, ये नहीं बोल रहा हूं मिलेगा नहीं, बट उसके लिए बहुत खोजना पड़ेगा। वहीं अगर थोड़ा सा एंट्री में सही से कर लूं तो मेरे को इतना खोजने का दरकार नहीं पड़ेगा। क्या हम लोग ऐसे कर पाएंगे अकाउंटिंग? पक्का कर पाएंगे अकाउंटिंग। इससे आपको पता चलेगा कि भैया मेरा किस आदमी को कितना कितना सैलरी ड्यू हो रहा है और कितना कितना सैलरी पे हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी आदमी आपको बोलेगा तो आप फटाफट अपने अकाउंट्स को देखकर बता सकेंगे ये बात है, ये बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी आदत नहीं है हम लोगों को, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा लाइक लीजेस, वहां पे जब एंट्री कराऊंगा तो ऐसे ही कराऊंगा। देख मैं एंट्री क्या बोल रहा हूं सुनना, रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर, जिससे भाड़े पर लिया, रेंट टू लेसर, लैंड टू लैंडलॉर्ड। फिर पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो तेरे को समझ में आएगा, हाँ अकाउंटिंग ऐसे कर रहे हैं। तो ये सब चीजें वहां यूज करेंगे सो दैट हम लोग समझ सके कि अकाउंटिंग हमारी क्लियर है। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, देखते मालिक जब देखे तो वो पता कर सके ये हुआ ये नहीं हुआ। क्लियर छे? पक्का? ये पांचों एलिमेंट्स पढ़ने से हमारा एक बेस रेडी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग का, कि भाई क्या होने से डेबिट करना है, क्या होने से क्रेडिट करना है, वो एक बेस रेडी हो गया। अब बुक कीपिंग के बाद बताओ हमें क्या करना पड़ता है? फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मैं पॉइंट बताता हूं कौन सा चलेगा अपना। मैंने एलिमेंट शुरू किया था पॉइंट नंबर 4, 5 लिखेंगे, 5.5। यहां पे इंटरनेट, जस्ट अ सेकेंड, बच्चा बोल रहा राउंड राउंड घूम रहा है। लेट गियो, लिखिए पॉइंट नंबर कौन सा चलेगा बोला? 5, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये सीखने के बाद अब फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। हमने बुक कीपिंग देख ली, अब फाइनल अकाउंट्स बनाना है। बचपन में सिखाया था, मैं बनाऊंगा डायग्राम तो तुमको याद आएगा, हाँ सर आप सिखाए थे। सुनना, एक बार बचपन याद करके बता, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए
पूरा बुक कीपिंग होने के बाद हम लोगों को एक स्टेटमेंट मिलता था, ट्रायल बैलेंस। हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस आएगा। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हमारे पास ये स्टेट, आप लिखेंगे मेरे साथ, हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। जब भी ट्रायल बैलेंस को खोलोगे ना, पता है क्या चीज दिखाई देगी, यही 5 चीजें दिखाई देंगी, एसेट्स, लायबिलिटीज, तीसरा बोलो क्या था, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस। जब भी तुम ट्रायल बैलेंस खोलोगे तुमको लेजर के बैलेंसेस दिखाई देंगे, डेबिट और क्रेडिट हुए हुए, और वो जब लेजर बैलेंसेस को एनालाइज करोगे ना, तुमको यही 5 चीज दिखाई देंगी। कुछ एसेट्स होंगे, एसेट्स का बैलेंस बोलो तो क्या होता है, डेबिट। कुछ लाइबिलिटीज होंगी, क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस होगा, क्रेडिट। कुछ इनकम्स होंगी, क्रेडिट। कुछ खर्चे होंगे, डेबिट। आपको ट्रायल बैलेंस में यही 5 चीज दिखाई देगी। अब उस ट्रायल बैलेंस से हमें बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स। पता है फाइनल अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं, जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस है ना, इनकम और एक्सपेंसेस, इन लेजर्स को, इन लेजर के बैलेंसेस को हम पता है कहां ले जाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। बचपन में ट्रेडिंग पीएल बोलते थे, अब इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको लिखाया था फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये सारा चला जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बोलना वहां पे इनकम माइनस एक्सपेंस करके क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यस और नो। नेट प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सबसे पहला काम होता है जितने भी इनकम एक्सपेंसेस है उन सबको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए और वहां से हम कैलकुलेट करें नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर दी पीरियड। ये नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर दी पीरियड पता है किसका है, बोलो किसका है, ओनर का है। ये जो भी प्रॉफिट बचा, बाहर वालों का खर्चा वर्चा माइनस करके अब जो बचा वो किसका है, ओनर का है। ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस हम कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। याद करो बचपन में कैपिटल से ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, लॉस होता था तो लेस करते थे नेट लॉस, वो हम एडजस्ट कर देते हैं कैपिटल में। और ये एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंसेस लेकर हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट जिसका नाम होता है, बोलो क्या, बैलेंस शीट। ये सारे चीजें मेरे चली जाती हैं बैलेंस शीट में। और पता है बैलेंस शीट का फाइनल रिजल्ट क्या दिखता है, टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या ऐसे ही फाइनल अकाउंट्स बनता है? याद है बचपन में ऐसा बेसिक्स में करवाया था, फिर जाके फाइनल अकाउंट्स में भी लिखवाया था, देख ऐसे बनाते थे हम लोग। यही सेम चीज हम लोग वापस आज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे बेसिक्स का ही पार्ट है कि भैया अगर मेरे पास सब कुछ है, अब आप बताओ मेरे को फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रोसीड करना है। तो मैंने बोला ट्रायल बैलेंस से सारी इनकम्स को छाट लो, कहां जाएगा, पीएल। सारे खर्चों को छाट लो, कहां जाएगा, पीएल। खर्चे माइनस इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस करो, क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस। दिस प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू ओनर, उनके कैपिटल में एडजस्ट कर दो। फिर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस उठाओ और एक एक करके बैलेंस शीट में बैठाओ और बैलेंस शीट में फाइनल रिजल्ट क्या दिखेगा, टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और क्या ये हमने बचपन में कर रखा है, कंपनी का भी बनाओगे ना तो सेम रूल्स यूज होगा। मैंने तुमको एक चीज बताई, अकाउंटिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी का अलग अलग नहीं होता है, सबका अकाउंटिंग सेम होता है। फाइनल अकाउंट्स बनाने का तरीका सबका सेम होता है, बस फर्क होता है प्रेजेंटेशन का। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में कोई एक डेडिकेटेड प्रेजेंटेशन किसी ने नहीं बताई है तो हम अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। बट कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट है जिसने प्रेजेंटेशन बताया है शेड्यूल 3 में। तो हम लोगों को जब कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो शेड्यूल 3 के प्रेजेंटेशन को फॉलो करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज सेम, कोई फर्क नहीं है। तुमको जैसे वेजेस का अकाउंटिंग प्रोप्राइटरशिप में होता है यहां पर भी वैसे ही होगा, बस यहां प्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेरे को जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का पढ़ाऊंगा, 7, 8, 10 क्लास लगेंगे मेरे को, मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन ही सिखा रहा हूं क्योंकि बाद बाकी सारा चीज आपको आता है, आप ये जानते हो कैसे बनता है। मतलब अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे दूं और तेरे को बोलूं ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना, मैं श्योर हूं इस क्लास का सारा बच्चा 1 सेकंड में मेरे को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट राइट बना के देगा। और फिर तुमको क्या सीखना है, सर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना तो आता है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है कंपनी में वो बताइए।
और वही हमारा इंटर लेवल का नया ज्ञान रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्लियर है बात? पक्का 100% हम लोग ये सारा चीज जानते हैं, हम लोग ये सब कर पाएंगे पक्का? नेट प्रॉफिट कब बोलोगे? व्हेन डैश इज ग्रेटर देन डैश, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस। नेट लॉस कब बोलोगे? एक्सपेंस आर ग्रेटर देन इनकम। तो हम लोग जानते हैं, ये सब चीजें कर लेंगे हम लोग। ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अभी इंटर लेवल जो शुरू होगा ना, वो यहां से शुरू होगा। फाउंडेशन लेवल वाज अबाउट बुक कीपिंग, ज्यादा ध्यान किस पर था? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, बुक्स का मेंटेनेंस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ज्यादा ध्यान उस पर था। इंटर लेवल इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेरा बेसिक्स का ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट हमारा इंटर का सिलेबस शुरू करने में हम लोगों को हेल्प करता है। और ये पूरा काम करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस को पता है हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो मेरा इंटर के सिलेबस का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन, और एक दूसरे उससे रिलेटेड रूल्स जो दिए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। ये मेरा बेसिक्स का पार्ट 1, अभी बेसिक्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बेसिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जहां पे हमने फाउंडेशन में सीखी हुई चीजों को एक बार क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। अब मेरा बेसिक्स का पार्ट 2 आ जाता है, और मेरा बेसिक्स का पार्ट 2 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन फॉलो करेगा, कैसे कैसे फॉलो करेगा, किस एक्सटेंट तक फॉलो करेगा, ये सारा समझना, ताकि जब हम एएस पढ़े तो हमको पता रहे कौन सा किधर अप्लाई करना है। तो अब हमारा बेसिक्स का पार्ट 2 शुरू होता है, जिसके लिए मैंने आपसे बुक मंगवाई थी। याद है? बुक मंगवाया था मैंने, लिखा था ग्रुप में वॉल्यूम 1 लेके आना। कुछ बच्चे तो मेरे को गाना सुनाने लगे वॉल्यूम 1, कुछ पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप बोले थे वॉल्यूम 1, तो हमको पता नहीं, बट हम ये वॉल्यूम 1 बोले थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या हुआ? ऐसा कौन सा गाना है जो बच्चा इतना मुस्कुरा रहा है? कितना ही फेवरेट हो, हनी को मत सुनाना। कौन सी हनी? हनी सिंह नहीं बे, अपनी हनी। तुम लोग गौरव की है, काट के चली जाती है, कॉपी लेके चली गई। मेरे को लगता है जानबूझ के ले गई, क्योंकि उसको कुछ लिखना है तेरे लिए, पेजेस वेजेस में लिख के देगी तेरे को। हाँ, क्या बोल रहा है? क्या रोज थे? कल मेरे को, मैं कल मतलब 12:30 बजे कुछ से बैठे थे, तो मेरी वाइफ अचानक से बोलती है आज रोज डे है। मैं, हमको पता नहीं, हमको याद पता नहीं है। हम बोले चला गया कि है? बोली है। हम बोले तब ठीक है, कल मैनेज करेंगे। अरे चला जाता तो फिर बोला था कि आपको पता ही नहीं है कुछ, ये वो हैन तैन। क्या करें यार, ये सब में हम लोग थोड़े से वीक रह गए। आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाओ। बेसिक्स का पार्ट 1 क्लियर है। अब हम लोग पार्ट 2 में जा रहे हैं, एएस के बारे में समझने के लिए। ये एकदम बेसिक है, एएस क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, किसके लिए बनता है, वो सारा चीज हम लोग यहां सीखेंगे। एएस पढ़ने से पहले क्या मैंने आपको ये समझा दिया आपके सिलेबस में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? हम लोग यार सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग सीधा आएंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पेज नंबर 1 ऑफ द बुक। पेज 1 थोड़ा आगे जाकर आएगा, हाँ, इनिशियल पेजेस के बाद पेज 1 देखा आपको, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। शुरू करें बात करना। कुछ सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखने का चाप नहीं है, एवरीथिंग इज रिटन। हम लोग को कुछ लिखना नहीं है, बस हम लोग को समझना है क्या होता है। फाउंडेशन में थ्योरी वाले पार्ट में थोड़ा सा बात हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, बट मैं उसको नलीफाई कर रहा हूं ये मान के कि आपने वो किया ही नहीं था। थ्योरी कौन पढ़ता है? अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हु स्टडीज थ्योरी? अब समझ में आएगा इंटर में हु स्टडीज थ्योरी, ठीक है ना। इंटर का अकाउंट्स का सिलेबस इज प्राइमरीली थ्योरी। अगर बोलने जाऊं, सोचने जाऊं तो, बट पढ़ते अच्छे से है तो वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकली दिखाई देगा, थ्योरेटिकल कभी लगेगा ही नहीं कि हाँ सर ये तो नहीं समझेंगे तो अकाउंटिंग कैसे होगा।
तो वो समझने के लिए प्रैक्टिकल है। बट बच्चे को जब बुक दिखता है तो उसको लगता है यार थ्योरी थ्योरी है, जैसे लॉ में भी थ्योरी है, टैक्स में भी थ्योरी है। समझेंगे तो प्रैक्टिकल लगेगा, नहीं समझेंगे तो थ्योरी ही लगेगा। सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है आप लोग जानते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए जो बुक कीपिंग, फाइनल अकाउंट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, सुनना, इस अकाउंटिंग को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बचपन में याद कर, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग सीखे थे। सब फील्ड्स, बहुत सारे टाइप की अकाउंटिंग होती है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, एचआरआर अकाउंटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो बुक कीपिंग हम करते हैं ना, इसका नाम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, उस अकाउंटिंग को करने के जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, वो दिए गए हैं इन डॉक्यूमेंट्स नोन एज, बोलो क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाम देखना क्या दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है रूल। व्हाट डू यू मीन बाय ये स्टैंडर्ड? भाई ये इस चीज का ये स्टैंडर्ड है, इसको छोड़ के आप और कुछ कर नहीं सकते। स्टैंडर्ड मतलब एक रूल बना दिया, एक प्रिंसिपल बना दिया, एक बेस बना दिया कि आपको इससे हिलना नहीं है, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पता है कैसे समझता हूं? मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझता हूं स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशंस to various accounting problems। standardized solution to various accounting problems। आप जब अकाउंटिंग करोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिमाग में आएंगी, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में आएंगे। उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्डाइज्ड मतलब पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन दिए गए, उन्हीं को हम बोलते हैं, बोलो क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ नहीं होता रे, कोई भी चीज की आपको अकाउंटिंग करनी है, उससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिए होते हैं। तो जब भी आपको उस पर्टिकुलर इवेंट का, ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करना है, आपको उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाना है, उन रूल्स को समझना है और उन रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग करना है। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है ईयर एंड पे, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ऐसा रूल दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। क्यों दिया गया? उसका लॉजिक है, लॉजिक हम समझेंगे जब एक एक पढ़ना शुरू करेंगे। बट वो रूल दिया गया, तो कोई भी एंटिटी जब ईयर एंड पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेगी, उसको ये रूल फॉलो करके ही इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो लोगों के मन में एक इन्वेंट्री को लेकर प्रॉब्लम आई कि भाई जो इन्वेंट्री बच गया उसका क्या करना है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला वो तुम्हारा एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन, इस वैल्यू पे दिखाए। बोला मैं वैल्यू बता रहा हूं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब आपको जब इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में दिखाना है तो आपको इसी वैल्यूएशन के हिसाब से उसको दिखाना पड़ेगा। तो जब जब तुम अकाउंटिंग करो और तुमको कोई प्रॉब्लम आए, डाउट आए, तो उसके लिए जो सॉल्यूशंस प्रेस्क्राइब किए गए हैं, उन प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंटेन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और जिसको बेस लेके हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए जो रूल्स चल रहे हैं, उन रूल्स के अंदर से मैंने जो जो रूल्स अप्लाई किए हैं अपने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उन रूल्स को हम लोग अपने लिए बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। प्रिंसिपल हो गया टोटल पूरा, इसके अंदर से जो तुमने प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, उनको तुम अपनी क्या बोलोगे? अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इन्हीं प्रिंसिपल को बेस बनाकर हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं बाय चूजिंग आवर अकाउंटिंग पॉलिसीज। पहले बोल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको बोलते हैं समझ में आया? क्या ये याद रहेगा? स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन टू अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। जो भी अकाउंटिंग की दिक्कत आए उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, कहां चले जाइए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया? सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया। सर स्टैंडर्डाइज क्यों किया गया? ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन का क्या जरूरत था? जरूरत था क्योंकि हम लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? डिसीजंस लेने के लिए, कंपनी को समझने के लिए, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन समझने के लिए, और उसको दूसरों से कंपेयर करने के लिए। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन ना दिया हो, अलग अलग सॉल्यूशन बता दिए होंगे, जिसको ये करना ये कर लेना, जिसको ये करना ये कर लेना, तो जब एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, हो सकता है एंटिटी एक्स कोई दूसरा पॉलिसी से अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, और एंटिटी वाई कोई दूसरा पॉलिसी से अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। क्या अलग अलग पॉलिसी से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो उनके रिजल्ट्स
अलग अलग होंगे। क्या उन रिजल्ट्स को कंपेयर करना डिफिकल्ट हो सकता है? इसी के लिए बोला गया अगर हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे तो अलग अलग एंटिटी अलग अलग पॉलिसीज प्रिंसिपल्स यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। एक स्टेक होल्डर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू कंप्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज, टू कंपेयर दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसी चीज को इनहैंस करने के लिए, उसी चीज को अच्छा करने के लिए हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इजाद किया। कौन बनाता है पता? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिनके आप स्टूडेंट्स हो। आईसीएआई के पास पावर दिया गया है टू फ्रेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि आईसीएआई को एपिक्स अकाउंटिंग बॉडी माना गया। क्या माना गया? एपिक्स अकाउंटिंग बॉडी। कि भैया इंडिया में अगर अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो किसके पास जा सकते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, आईसीएआई के पास चले जाओ। दे आर दी मतलब एकदम टॉर्च बियरर ऑफ अकाउंटिंग्स इन इंडिया। दे हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप उनसे बात करोगे तो वो आपको हिसाब किताब तो समझा सकते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना 4 तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। कितने तरीके की? 4 तरीके की। हम लोग उसको बोलते हैं आरपीएमडी। क्या बोलते हैं? आरपीएमडी या आरएमपीडी। आरएमपीडी। आर स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला प्रॉब्लम होता है सर इस ट्रांजैक्शन और इवेंट को कब कैसे रिकॉग्नाइज करे, कब कैसे रिकॉर्ड करे। ये जो रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देगा। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 तुमको बताएगा रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स में। वो बताएगा से फॉर एग्जांपल आपने गुड सेल किया, अब ये गुड सेल का जो सेल्स इनकम है वो आप कब लिखोगे? बोलेगा जब आप ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर करोगे बायर को, जब रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर करोगे बायर को, तब आप सेल रिकॉर्ड कर सकते हो। अब एक सेल ट्रांजैक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। पहले ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद माल बनता है, हो सकता है कुछ एडवांस रुपया भी आ जाए। माल बनने के बाद हम इंटीमेशन देते हैं पार्टी को, वो आके इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद उसको क्या होता है? डिलीवरी होता है। डिलीवरी होने के बाद उसके पास माल पहुंचता है। माल पहुंचने के बाद वो वापस एक बार इंस्पेक्शन करता है। बहुत सारी चीजें होती है। क्वेश्चन अराइजेस सर इतना सारा इवेंट हो रहा है, हम कौन से पॉइंट पे सेल इनकम रिकॉर्ड करें ये बताइए। ये रूल कौन बताएगा आपको? AS9। तो पहला प्रॉब्लम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी सॉल्व करेगा, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपका ट्रांजैक्शन और इवेंट कब, कब और कैसे रिकॉर्ड होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। रिकॉग्निशन समझने के बाद सेकेंड लेवल पे आता है मेजरमेंट। चलो दिखा तो देंगे, किस वैल्यू पे दिखाना है वो भी तो बता दो। हम दिखा देंगे किस वैल्यू पे दिखाना है। से फॉर एग्जांपल मैंने एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया। अब फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया तो आपने बोला रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लेंगे, मेरे पास एसेट का कंट्रोल आ गया, मैं एसेट रिकॉर्ड करना चाहता हूं। क्वेश्चन अराइजेस किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? अब एक एसेट के पीछे तो बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, मैं कैसे उसका वैल्यू कैलकुलेट करूं, कैसे उसका कॉस्ट कैलकुलेट करूं? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूं या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? जैसे हो सकता है मान ले तू गाड़ी खरीदने गया, शोरूम तेरे दोस्त का है, गाड़ी का दाम है 15 लाख, तेरा दोस्त तेरे को 14.5 लाख में दे रहा है। अब तेरे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है मिला तो 14.5 में, लिखूं किस पर? वैल्यू तो 15 था। लोग मेरे से पूछेंगे कितने का गाड़ी है, कितने का गाड़ी है, तो चमकाने के लिए क्या बोलेंगे? 15। बट अपने आप को मन में पूछेंगे कितने का है, साला दो वैल्यू है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? तो रूल तो देना पड़ेगा ना, व्हाट वैल्यू पे तुमको मेजर करना है चीजों को। तो सेकंड प्रॉब्लम आती है आइटम्स को किस वैल्यू पे मेजर किया जाए, इवेंट्स ट्रांजैक्शन को किस वैल्यू पे मेजर किया जाए। वो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि वो आपको मेजरमेंट प्रिंसिपल भी बताएगा किस वैल्यू पे मेजर करना है, कैसे मेजर करना है। मेजरमेंट हो गया। अब ये आइटम्स हमने रिकॉर्ड कर लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अब हमको ईयर एंड पे इनको क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है। तो तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है प्रेजेंटेशंस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे आपका इनकम दिखेगा, कैसे आपका एसेट दिखेगा, कैसे लायबिलिटी दिखेगा, किस वैल्यू पे दिखेगा, वो प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिखाना है, अलग अलग करके दिखाना है, नेट करके दिखाना है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉल्व करके देगा। वो तीसरा काम हो गया, बोलो क्या? प्रेजेंटेशन। जैसे हम फिक्स्ड एसेट को सीधा एसेट से WDV बोल के लिख के दिखा दे, कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख के दिखाए, कॉस्ट अलग लिखे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग लिख के दिखाए, कैसे दिखाए बताइए? तो वो प्रेजेंटेशन कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएगा। तो तीसरा प्रॉब्लम होता है भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब इन चीजों को दिखाना कैसे है, उसके रूल भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको देगा। एंड चौथा
सर इनसे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट बातें हमें डिस्क्लोज करनी है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है, उसके बारे में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड करेगा। देख अगर ऐसा ऐसा हुआ हो तो अलग से बता देना, वो सारी चीज भी हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाल कर दे। जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग की 4 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको ला के देगा। नंबर 1, रिकॉग्निशंस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ दोस इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। नंबर 3, प्रेजेंटेशन ऑफ दोस इवेंट्स ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 4, डिस्क्लोजर्स अबाउट दोस इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। हम लोग इसको बोलते हैं RMPD। हम लोग के टाइम याद करने के लिए हम लोग यूज करते थे प्रोफेसर MRD। हमारे टाइम में एक MRD सर हुआ करते थे, मनीष राज धंधारिया सर। प्रोफेसर MRD, PMRD, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट, रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर। अब तुम लोग जानते नहीं हो MRD सर को, तो तुमको याद कैसे भी करना है कर लेना। अभी सिंपल है, चैट है RMPD। क्या? RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। पता है मजाक लगेगा, बट बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी 5-5 मार्क के लिए आया हुआ है। What are the issues dealt by an accounting standards? आपको बताया गया, बताना पड़ेगा, 4 पॉइंट आपको लिख के देना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 4 इश्यूज से डील करता है। आप खाली एक एक वर्ड लिख के आ जाएंगे तो ये भी मार्क्स नहीं मिलेगा। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। रिकॉग्निशंस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजरमेंट ऑफ दोस इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशंस ऑफ दोस इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर नेसेसरी टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऐसे लिख के आना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रेम करके लिख के आना पड़ेगा। पहले बता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स देंगे, वो प्रिंसिपल्स क्या क्या इश्यूज डील करेंगे ये क्लियर है? 4 इश्यूज डील करेंगे, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। मैं हमेशा बोलूंगा आप इसी सीक्वेंस में लिखना, क्योंकि सबसे पहले कोई आइटम रिकॉर्ड करना है, नहीं करना है, कब करना है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। फिर उसके बाद किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, फिर आता है ना प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का बात। पहले तो बुक कीपिंग, फिर आएगा अकाउंटिंग। तो लिखो तो ट्राई करना ये 4 अगर सीक्वेंस में लिख पाओ तो RMPD ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूज डील करता है। पहले बोल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको बोलते हैं, ये बेसिक आइडिया क्लियर है? क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, बेसिक आइडिया क्लियर है? एक बार मेरे साथ आप रीड करोगे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। सिर्फ आपको रीड करना है, नथिंग टू राइट। ये सब एग्जाम में बहुत लिमिटेड, बहुत कम आते हैं। मतलब कोई 5-4 टर्म में एक बार इंस्टीट्यूट इनसे क्वेश्चन उठा के बोलता है बताओ क्या करना है, तो बस एक बार रीड भी करके चले गए हो जाएगा। आपको इनको रट्टा मारने का दरकार, कोई भी चीज रट्टा मारने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि जितना रट्टा मारने का ट्राई करोगे उतना ज्यादा समय लगेगा और उतना जल्दी भूलोगे भी। अबे 6 सब्जेक्ट है, आज याद कर लिए, 3 दिन बाद पूछेंगे अरे सर एक बार बुक देखना पड़ेगा। बस ये याद रखो, बुक देखना पड़ेगा। अगर बुक देख के चीजें याद आ रही है ना, तो एग्जाम से पहले हम बिना बुक देखे थोड़ी जाएंगे। ऐसा थोड़ी है 3 दिन पहले इंस्टीट्यूट बोलेगा हम नहीं देखने देंगे, चलो आओ बताओ मेरे को सब आता है, वो सब नहीं होने वाला। आराम से बुक देख के पढ़ के एग्जाम देने जाना है। तो अपने को ऐसा नहीं है रट्टा होना चाहिए। अपना सिर्फ रूल क्या है, बुक देखते ही चीजें याद आ जानी चाहिए। अगर वो हो रहा है ना तो एकदम सही तरीके से पढ़ाई हो रही है। हमको ऐसे आंख बंद करके क्या पढ़, सब कुछ नहीं करना है हम लोग को, उस पर टाइम वेस्ट। क्योंकि वो चीज के लिए जितना टाइम तुम डिवोट करोगे ना, उतने टाइम में तुम अंडरस्टैंडिंग बेटर करोगे, तो तुम एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन लिख पाओगे। तो प्लीज आप इनको लर्न करने मत चले जाइएगा और फिर मेरे को मत बोलिएगा अकाउंट्स बहुत टफ है। कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है और इतना इंश्योर करना है कि जब बुक खोले तो सब मेरे को याद आना चाहिए। अगर उस समय में याद आ रहा है मतलब तेरे को सब आता है, तुम टेंशन मत ले। तुम लोग बोलेगा थोड़ा थोड़ा दिन बाद आएगा सर लॉ कैसे पढ़े, याद ही नहीं हो रहा है। फिर मैं तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, बुक खोलने से याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ। हम बोले जाओ ठीक है सब कुछ। सर डॉक्टर जैसे जाते हो डॉक्टर को दिखाने, पेट दर्द कर रहा है, बोल रहा है कहाँ दर्द कर रहा है? बोला यहाँ। क्या हुआ है? बोला कुछ नहीं, पता नहीं सुबह से दर्द कर रहा है। हाथ लगाता है, बोलता है कुछ नहीं, जाओ हो जाएगा ठीक। तो चार गैस आएगा, ठीक हो जाएगा यार, क्या इतना टेंशन है? हर चीज में दवाई खाना जरूरी? वैसा ही यहाँ पे कुछ लर्न करना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इतना इंश्योर करो कि देखते ही आपको याद आ जाए। हम लोगों को और कुछ नहीं करना, कोई लर्निंग में नहीं जाने का है। और याद रखना हमेशा, आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको ऐसा नहीं है कि क्लाइंट पूछा और अभी आंसर देना है। तुमको क्लाइंट पूछा तो बोला ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू। आराम से बुक खोल के, समझ के, पढ़ के सही आंसर देना है। कहीं हड़बड़ी में अपना नॉलेज दिखाने के चक्कर में उल्टा पुल्टा बात बता दिए और क्लाइंट वो कर दिया और उसका नुकसान हो गया, तुम कहीं नहीं रहोगे।
कोई भी आदमी, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी लर्नड आदमी, कोई भी कंसल्टेंसी देता है ना जो सीरियस मैटर है, बिना बुक्स रेफर किए नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ याद है, बस बोल दिया फट 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 फट, एक वर्ड इधर से इधर हुआ, पूरा केस बिगड़ जाता है। तो हम लोग को ये ध्यान से देना पड़ता है। तो हम लोग हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारी नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए, कि बुक खोलने से सब पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। हम लोगों को कुछ याद करना, इंस्टीट्यूट भी यही बोलता है, नथिंग टू लर्न। आप अंडरस्टैंड कीजिए और इंश्योर कीजिए बुक खोलने से आपको याद आए, ताकि आप एग्जाम में नेक्स्ट डे आके लिख सके। इसीलिए तो एग्जाम के बीच में छुट्टियां दी गई है कि आराम से पढ़ के आओ यार, कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम आराम से पढ़ के आओ, पढ़ के आके लिख देना कल। ऐसा होता बिना, आज एग्जाम है कल दूसरा एग्जाम है, तो बोलते सर ये तो चैलेंज है, चीज याद रखनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ कोई चैलेंज नहीं है याद रखने का, हमारे यहाँ चैलेंज है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पढ़ाई का अप्रोच आप ध्यान यही रखें। समझ गया बात को? बेकार कार का टेंशन ना ले, ना खुद को ले और ना हमको दे। तो टैक्स नहीं हो रहा है, सब होगा, खाली सीखने का कोशिश करो। डोंट गो इनटू लर्निंग स्टफ, उसमें जाइए आप हमेशा फंसेंगे। जैसे फाउंडेशन में पहले दिन से लॉ रटना शुरू कर दिए, 2 महीने 1 महीने याद रहा, फिर सर लॉ याद ही नहीं आ रहा है। आप लर्निंग कर रहे थे, मैंने सिर्फ एक ही चीज बोला था, याद अगर सोल्यूशन याद हो, क्वेश्चन आंसर जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, एंड वंस एप्लीकेशन इज क्लियर, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप एग्जाम पे पढ़ के तो जाओगे, लिख के आ पाओगे। और तुम्हारा तो तकदीर भी 3 दिन छुट्टी, इतना किसी को नहीं मिलता है रे। जो तुमको मिला था फाउंडेशन में तो किसी को नहीं मिलता है। मतलब तुम तो लॉ का सिलेबस एक बार 2-4 बार रिवीजन वीडियो देख सकते हो, इतना तुम्हारे पास छुट्टी था। ठीक है, चलो देखते हैं रिजल्ट का पता चलेगा छुट्टी से क्या हुआ। आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, अंडरलाइन, रिटन में, लिखित में है ये सब, issued by expert accounting body or by government or other regulatory body। इश्यू करता है या तो कोई बड़ी अकाउंटिंग बॉडी या गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी। हर कंट्री में अलग अलग नियम होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ी है, वर्ल्ड में हर जगह स्टैंडर्ड्स है, तो हर कंट्री का अलग अलग नियम होता है। जैसे इंडिया में इश्यू करने का पावर, इश्यू करने का गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? फ्रेम करने का राइट किसके पास है? आईसीआई। बट इश्यू जब करना है ना कि भैया लोगों को फॉलो करवाना है, तो वो राइट किसके पास है? गवर्नमेंट। बट हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में जाओ तो दिखे आईसीएआई ही बनाता है और आईसीएआई ही इश्यू कर देता है। 2013 एक्ट आने के पहले पावर आईसीआई के पास था। कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले पावर इंडिया में आईसीआई के पास था टू इश्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट उसके बाद आईसीआई से पावर ले लिया गवर्नमेंट ने, बोला नहीं तुम खाली बना कर दो, हम कब लागू करना है वो हम बताएंगे। थोड़ा सा पावर ले लिया, आईसीआई का पावर धीरे धीरे ले लिया उन्होंने। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मतलब थॉट टू बी द मोस्ट स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट। इसीलिए गवर्नमेंट तुम देखोगे पीछे पड़ा है हर तरीके से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का पावर कम करो, नहीं तो इनका पावर रहेगा तो ये तो भाई कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे सुना होगा टैक्स ऑडिट भी, सीएस भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है, सब सुनने में आ रहा होगा। डरने का कोई बात नहीं, कर सब सकता है, कर पाएगा कौन वो भी तो देखना है। जरूरी थोड़ी है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़े लिखे हैं तो सभी टैक्स ऑडिट कर लेंगे, नहीं। उसको तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएम हो। आप कौन सा कोर्स करते हो वो मैटर नहीं करता, आप उस कोर्स में क्या सीखते हो वो मैटर करता है। कोई अगर सीएस अच्छा है, पढ़ा लिखा है, उसने मेहनत की है तो वो भी भरे भाई, क्या प्रॉब्लम है तुमको? और सर हमारा कंपटीशन हो गया, उससे डरने से नहीं होगा, कंपटीशन तो होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा कोई ना कोई दिन। तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन है सॉफ्टवेयर्स। तुम्हारा कंपटीशन कोई इंसान नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन है सॉफ्टवेयर्स। जो चीजें पहले लगाने के लिए लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, सीए को बुलाते थे, 10-10, 20-20 हजार देते थे, अब हर चीज का सॉफ्टवेयर आ गया है। अब लोग सीए को नहीं बुलाते हैं, पहले सॉफ्टवेयर में खुद ही भर लेते हैं, सिर्फ साइन करने के लिए बोलते हैं आके कर दीजिए। लोगों के पास नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है, जो धंधा कर रहा है वो सब जानता है, बस वो क्या करता था पहले उसके पास चीजें हैंडी नहीं थी, बोलता है कौन जाएगा कौन लगाएगा, छोड़ ना, दे दे कर देगा वो। अब जब चीजें सॉफ्टवेयर्स में आ गई, हर चीज का हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते थे जब हम लोग आर्टिकलशिप वगैरह करते थे, हर चीज का वहां पे लिखा हुआ है ये तुमको खाली फिगर पुट करना है। और अगर तेरे को वो चीज समझ में नहीं आता, उसके पास एक आई बटन बना हुआ है, आई देखियो, आई डॉट और ऊपर गोला, उस आई पे क्लिक करो, पूरा लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब ये है यहाँ पे ये फिगर पंच कर दीजिए। तुम जैसे ही फिगर पंच करके सबमिट दबाओगे तुम्हारा पूरा चीज बनके रेडी हो जाएगा। क्या इसमें कोई नॉलेज चाहिए कि डेटा एंट्री चाहिए? डेटा एंट्री, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम है। जब उतनी चीजें सिंपल हो जाएंगी, वो हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन है।
क्योंकि फिर लोग हमको याद ही नहीं करेंगे। तो सीए सीएस सीएमए को लड़ना नहीं है, लड़ना किससे है? सॉफ्टवेयर से, वो मेन है। और लड़ना क्या, आप लड़ थोड़ी पाएंगे। आप सॉफ्टवेयर बनाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके सॉफ्टवेयर रेडी कीजिए, उस पर दिमाग लगाइए कि कैसे लोगों की जिंदगी इजी कर सके, कि वो अपने घर से भरे पर मेरे को सॉफ्टवेयर की फीस देके जाए। टैली ने क्या किया, इतना इजी कर दिया चीज को कि अब सब वही यूज कर रहा है। वहां पे टैली में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही काम करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का क्या रूल, कैसे बेस अप्लाई करना है, तो सब वही बताएगा। कोडर कोडिंग करेगा, बट कैसे होगा, उसका इफेक्ट कहां कहां पर जाएगा, थोड़ी थोड़ी कोडर को पता है। कोडर को थोड़ी पता है एसेट होगा तो बैलेंस शीट में दिखाना है, वो किसको पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। आपको वो नॉलेज रखनी है। एआई हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। पहले क्या होता था, से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स से नोटिस आया, तो नोटिस का जवाब देने के लिए एक प्रोफेशनल आदमी के पास जाते थे कि भैया इसका अच्छे से जवाब बनाइए, ताकि हम लोग अच्छे से लड़ सके इस बात पर। अब तुम एआई को बोलो ये नोटिस है, इसका रिप्लाई रेडी करो, वो जो रेडी करेगा ना, वो 10 ठो ऑप्शन दे देगा। गाली दे के बात करना है तो ये वाला दीजिएगा, प्यार से बात करना है ये वाला दीजिएगा, झुक के बात करना है ये वाला दीजिएगा, एकदम ऐसा टन के बात करना है ये वाला दीजिएगा, ऑफिशियल बात करना है ये। तुम देखा है कि नहीं? तुम लिखना है ठो, तुमको लव लेटर लिखना है, लिखना लव लेटर टू फॉर माई XYZ। फिर वो बोलेगा किस तरीके से देना है, ह्यूमरस तरीके से देना है, इमोजीज यूज करके देना है, फिर वो अलग अलग इमोजीज यूज करके देगा। है सच में, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा है एआई। तुम खाली उसको शॉर्ट में प्रॉब्लम समझा, तेरा सोल्यूशन वो कर दे देगा। और वो जो लिख के देगा ना, तुम सोचा भी नहीं होगा। फिर तुम उसमें लिख दे इसमें एक कविता डाल दो हिंदी की अच्छे से, वो डाल देगा। इतना पावर है उसके पास। तो तुम बता हमारा एक्चुअल में कंपटीशन कौन है? टेक्नोलॉजी इज आवर कंपटीशन। एंड एक्चुअली कंपटीशन गलत बोलता हूं, इसको साथ साथ जो लेके चलेगा ना, वो आदमी बहुत आगे जाएगा, और जो इसको छोड़ के इसके अगेंस्ट सोचेगा, वो आदमी पीछे रह जाएगा। टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आज के वर्ल्ड का द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेस फॉर एवरीथिंग है। इफ यू आर नॉट यूजिंग, तो आप गवर्नमेंट को देखिए, अलग लेवल पे टेक्नोलॉजी का यूज चल रहा है, अलग लेवल पे, हर चीज में टेक्नोलॉजी। यूपीआई टेक्नोलॉजी। और सोचिए क्या हो गया, मतलब आज पैसे किसी के पॉकेट में नहीं है, क्यों? सबके पॉकेट में मोबाइल फोन है। यू डोंट नीड टू कैरी कैश बिकॉज यू हैव अ मोबाइल फोन। आज का प्रॉस कॉन्स सब कुछ है, बट एक आया तो कभी सोचे भी थे ऐसा? पहले सोचे थे कौन यूज करेगा, कोई दिखाएगा नहीं। अब तुम देखो हर दुकान वाले के पास एक तो QR कोड है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है नहीं है तो कस्टमर माल ही नहीं खरीदने आ रहा है। कस्टमर आ रहा है, माल दे रहे हैं, बोल रहा है भैया ऑनलाइन नहीं है, नहीं है, पर छोड़िए भैया दूसरा जगह से ले लेंगे। मेरे साथ हुआ ऐसा कई बार, मैंने किया है। क्यों? मैं भूल ही जाता हूं कैश का, मेरे पास वॉलेट ही नहीं है पॉकेट में, क्योंकि मोबाइल है, घर से निकल रहा, चल हो जाएगा, छोड़ना क्या करना है। तो हम तो पहले पूछते, कहीं खाना जाना है तो पहले पूछ लेते भैया यूपीआई है ना, वो बोलता है नहीं है, हम पहले ही आगे चले जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कैश ही नहीं है। टेक्नोलॉजी है, लोगों ने जिन्होंने एम्ब्रेस किया उन्होंने अपना धंधा बहुत बढ़ाया, बहुत धंधा बढ़ा है। इतना इजी हो गया लोगों के लिए स्पेंड करना कि लोग स्पेंड करने से पहले सोच ही नहीं रहे अभी। तो लोगों का धंधा बहुत बड़े यूपीआई से। यूपीआई इज नॉट सिंपल। आप टेक्नोलॉजी के मामले में देखना है तो आप फास्टैग को देखो। फास्टैग जानते हो, जो हाईवेज वगैरह में टोल का पेमेंट जो फास्टैग करता है। आजकल पार्किंग का पेमेंट फास्टैग से हो रहा है। अच्छे अच्छे मॉल्स में जाओगे ना, वो पेमेंट सीधा फास्टैग से आपका काट लेगा। फास्टैग इज लिंक्ड टू यूपीआई। जैसे ही आपकी गाड़ी वहां जाएगी, फास्टैग की इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी, आपके अकाउंट पे बैलेंस है वो वहीं से काट लेगा। आपको अलग से पेमेंट का दरकार। अभी मैं कल न्यूज देख रहा था, अब क्या ला रहा है गवर्नमेंट पता है? रोज रोज पेमेंट का झंझट खत्म, साल भर का टोल एक बार में पे कर दीजिए। 3,000 रुपया दीजिए, पूरे साल भर कोई टोल नहीं देना। 30,000 रुपया दीजिए, लाइफ टाइम 15 साल कोई टोल नहीं देना। तो सोच, जिनके पास ऐसा पास रहेगा वो कुछ नहीं करेगा, फास्टैग में डाल देगा कि आप पैसा काटिए, अनलिमिटेड पैसा है, आपको कुछ बार बार मांगने का दरकार, वैसा बना देगा। तो कुछ नहीं, आप आएंगे, आपका वो कैमरा जैसे ही स्कैन करेगा पता चल जाएगा इसका सब्सक्राइब किया हुआ है, उसको छोड़ देगा। सोच रहे कितना मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। पहले गाड़ी खड़ा होता था, खुदरा नहीं है, चिल्ला चिल्ली होता था, गाली गलोच होता था, रुकिए खुदरा लेके आ रहे हैं। अब कुछ नहीं पूछता है, आप गाड़ी लगाइए, पैसा कटेगा, उठेगा, चले जाएगा। और क्या कर दिया था इस फास्टैग को इंट्रोड्यूस करने के लिए? फास्टैग अगर आपके पास है, टोल 40 रुपया, कैश टोल 80 रुपया। आप जानते नहीं जानते, पता नहीं ये था, नहीं तो कोई टेक्नोलॉजी ले ही नहीं रहा था। बोला 40 देना, कैश में दे देंगे। अब जब देना 80 देना पड़ रहा है, डबल देना पड़ रहा है, नहीं भैया कैश नहीं, फास्टैग लगा दीजिए।
ये टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ने इसको यूज किया है, आपको हमको भी यूज करना पड़ेगा. विदाउट टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट थिंक ऑफ टुडेज वर्ल्ड, और जो है वो बहुत पीछे रह जाएगा. बात क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आइए क्या बोला, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ, क्या क्या एस्पेक्ट कवर करता है देख, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So these are written policy documents which are issued by expert accounting bodies which covers 4 aspects. बोलिए, recognition, measurement, presentation, disclosure. यही बात वापस बोल रहा है. Issues dealt with by accounting standard: recognition of events and transaction, measurement of these transactions and events, presentation of these transaction event in the financial statements in a manner that is मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर. ऐसे तरीके से प्रेजेंट करो कि कोई भी पढ़ने वाले को चीजें समझ में आए. एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स विच शुड बी देयर टू इनेबल द पब्लिक एट लार्ज एंड स्टेक होल्डर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर टू गेट एन इनसाइट into what these financial statements are trying to reflect, and thereby facilitating them to take prudent and informed decisions making, या business decisions. आपको ऐसा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट टू इनेबल द यूजर टू टेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस. पहले बताइए क्या क्या इशू डील कर रहा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये बात सबको क्लियर है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाने से फायदा क्या हुआ, सुनना, अब इतनी बात सुन लिया तो फायदा बता रहा हूं. नंबर 1, पहले क्या होता था, जब तक कोई स्टैंडर्ड बने हुए नहीं थे, जिसको जैसा इच्छा वैसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर लेता था, उससे हिसाब से अकाउंटिंग कर लेता था. तो सबसे पहला प्रॉब्लम था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. उसको रोका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया हर चीज को, बोला यही करना है, इसको छोड़ के कुछ करना नहीं है. तो स्टैंडर्डाइजेशन से पहला फायदा हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रुक गया. दूसरा, कंपेरेबिलिटी बढ़ गया. जब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज सब लोग फॉलो करेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी मोर कंपेरेबल. आपने जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, इस साल बनाया, सेम पॉलिसी से बनाया, इजीली कंपेयर कर लो. आप और आपका कॉम्पिटिटर सेम पॉलिसी यूज करके बना रहे, इजीली कंपेयर कर लो और डिसीजंस ले लो. तीसरा, डिस्क्लोजर देने से क्या फायदा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है. कोई भी आदमी को पता रहता है कि ये जो बोलना चाह रहा है इसका मतलब क्या है और क्या क्या बात इससे रिलेटेड है जो हमको बताई गई है. तो 3 एडवांटेजेस बोले गए. नंबर 1, डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को रोक देता है. नंबर 2, कंपेरेबिलिटी इनहैंस करता है. नंबर 3, डिस्क्लोजर्स आने के कारण ट्रांसपेरेंसी ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्रीज हो जाती है. तो हम लोगों को बोला गया बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. पहला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स. जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यूज कर रहे थे उसको क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज. क्या लिखा आगे, स्टैंडर्ड्स रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट ऑल टुगेदर कंफ्यूजिंग वेरिएशंस इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो अलग अलग आप तरीके यूज करते हो अकाउंटिंग करने का, लोगों को कंफ्यूज करते हो, उनको खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड्स ने अच्छा काम किया. दूसरा, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर. स्टैंडर्ड्स डिस्क्लोजर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज. स्टैंडर्ड्स मे कॉल फॉर डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाई लॉ. लॉ तो आपको कुछ कुछ चीजें बोल रहा है पता नहीं, बट और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो लॉ को नहीं पता, तो वो सारा डिस्क्लोजर कौन बताएगा, स्टैंडर्ड्स बताएगा, और आपको करना पड़ेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी एनहांस होगी. Comparability of financial statement. The application of accounting standards would to a limited extent facilitate comparison of financial statement of companies situated in different parts of the world and also of different companies situated in the same country. तो हेल्प होता है कंपैरिजन में. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम पॉलिसी से बनाए हैं आप दोनों ने, तो इजीली हम कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी खराब है. तो 3 आपको बेनिफिट दिए गए, एक बार बोलना तीनों बेनिफिट. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रैक्टिसेस, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनहांस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट बताए गए. तो हमने यही पढ़ा था, स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन करने से फायदा क्या होगा, सारे लोग अलग अलग पॉलिसीज यूज नहीं करेंगे. सेम पॉलिसी यूज करने से फायदा क्या होगा, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़ेगी. तो क्या मन से भी बना के लिखा जा सकता है, ऐसे आपको दिया हुआ है आप लर्न करके लिख सकते हो, बट मन से बनाना इज द बेस्ट. अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी, हर कॉइन का 2 साइड होता है, एक हेड एक टेल, एक अच्छा एक बुरा. बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ना कुछ डिसएडवांटेज है.
अब क्या है, देखो बोलने के लिए कुछ भी बोलना है तो बोलते हैं। पहला बोलता है बहुत रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, चलो बोल दिया एक तो करना है वही करना पड़ेगा, हमको अगर दूसरा करने का इच्छा है तो हम कर नहीं पाएंगे। टेंड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया चीजों को, अगर हमको कुछ और करना है जिससे हम प्रॉपर तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सके, हम तो वो कर नहीं पाएंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से किसी इंसान को ऐसा लगेगा ना हमको बांध दिया यार यही करना पड़ेगा, तो लोगों को लगा यार डिसएडवांटेज है। दूसरा, लिमिटेड स्कोप। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ के अंतर्गत बनता है, ये कभी भी लॉ को एक्सीड नहीं कर सकता। लॉ के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट बातें ये आपको बोलेगा ऐसे ऐसे कर लो, बट लॉ को एक्सीड करने का पावर इसके पास नहीं है, क्योंकि ये लॉ को एक्सीड नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें एक लिमिटेशन है कि भैया इसका स्कोप रेस्ट्रिक्टेड है, ये हर चीज अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता, इसको लॉ के अंदर ही काम करना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लोग बोलते हैं लिमिटेड स्कोप, कुछ लोग क्या बोलते हैं सुनना, बोला हर जगह स्टैंडर्डाइजेशन कहां हुआ है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर एक ही चीज के लिए आपने दो दो ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे याद करो अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन, अगर आपको डेप्रीसिएशन का मेजरमेंट करना है, आपको पता है देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, प्रोडक्शन यूनिट, बोला ये अलग अलग क्यों दिया, अब हम कंफ्यूज हो गए, हमको कौन सा चूज करना है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन याद करो, फीफो, वेटेड एवरेज, ऐसा अलग अलग क्यों देते हो, हमको टेंशन हो जाता है। इन्वेस्टमेंट्स में भी आप जाओगे आप सीखोगे फीफो, वेटेड एवरेज। तो कुछ लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन किया तो सही बट 100% नहीं किया, कुछ कुछ जगह पे तुमने ऑप्शन दे रखे हैं और उन ऑप्शन के चक्कर में हमको टेंशन होता है मेरे लिए कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है, तो हमको प्रॉब्लम होता है चूज करने में वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में कि कौन सा अच्छा है मेरे लिए और कौन सा अच्छा नहीं है। ये लोगों को डिसएडवांटेज लगते हैं। तो 3 डिसएडवांटेज लोग बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का कमी है, नंबर 2 लिमिटेड स्कोप है, नंबर 3 पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अभी भी आपके पास चॉइसेस है, डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी टू मेक चॉइसेस, कौन सा मेरे लिए सही है और कौन सा सही नहीं है। एग्जाम में एडवांटेजेस पूछा गया है, डिसएडवांटेजेस कभी नहीं पूछा गया है। इश्यूज डेल्ट पूछा गया है, डिसएडवांटेजेस का, क्योंकि कोई भी चीज रख ले भाई, प्लस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा ही। तो बोलता है डिसएडवांटेजेस इतने हैं ही नहीं कि वो एडवांटेजेस के अगेंस्ट चले जाए, तो एएस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, आप एएस को छोड़ के अकाउंटिंग सोच नहीं सकते। तो मेरे को बताया गया लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। बोला कहीं कहीं पर आपने एक से ज्यादा ट्रीटमेंट हमको यूज करने बोले हैं और हमको डिफिकल्ट हो जाता है कौन सा सेलेक्ट करें और कौन सा छोड़ दे। तो पहला आया डिफिकल्टी इन मेकिंग alternative choices. Alternative solutions to certain accounting problems may each have arguments to recommend them. और हर का आर्ग्यूमेंट है, कुछ लोग बोलेंगे फीफो अच्छा है और कुछ लोग बोलेंगे वेटेड अच्छा है। Therefore, choice between different alternative accounting treatment may become difficult. कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, हमको कौन सा फॉलो करना चाहिए, आपने तो दोनों बता दिया। Lack of flexibility. There may be a trend towards rigidity and away from flexibility in applying the अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि सब स्टैंडर्डाइजेशन है ना, तो रिजिडिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हम अपने इच्छा से सब कुछ कर, हमको उसके अंतर्गत ही काम करना होगा। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, ये लॉ के ऊपर नहीं जा सकता। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टैट्यूट। तो क्योंकि ये लॉ के अंतर्गत रहेगा तो इसका क्या है, स्कोप रेस्ट्रिक्टेड है, आप हर तरीके से अपनी बात नहीं रख सकते। पहले लॉ को देखो, लॉ के अंदर बात है तो आप उसको जो भी बोलना है बोलो, बट अगर कोई आपकी बात लॉ को एक्सीड कर रही है तो फिर वो मानी नहीं जाएगी। तो ये 3 प्रॉब्लम्स बताई गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। डिफिकल्टीज इन मेकिंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, नंबर 2 लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 3 रेस्ट्रिक्टेड स्कोप। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक बेसिक हमने चालू किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। एक बार रिवाइज करा रहा हूं, सुन ले फिर छोड़ रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशंस टू वेरियस